So very good evening all the participants. Before we start today's session, so please let me know if you want any particular section to be covered in bankruptcy or in individual insolvency. Otherwise, I will ask you questions. So first question regarding insolvency resolution process. So if insolvency resolution process has been initiated against a personal guarantor, whether there is any requirement of public notice, this is the first question. पब्लिक नोटिस तो चाहिए सर। नहीं चाहिए नहीं, आप सेक्शन देखिए, सेक्शन देख के बताइए। यस सर। पब्लिक नोटिस होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्या कोई फॉर्म है उसके लिए? सेक्शन 102 यू कैन सी। आपकी फैसिलिटी के लिए बता देता हूं कि सेक्शन 102 है। ठीक है जी। यस सर। तो सेक्शन 102 क्या बोलता है? अच्छा, पेपर में पब्लिश होना है क्या? इज इट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर? यस सर। यस, ओके। अच्छा, इज देयर एनी प्रोसेस वेयर द पब्लिक नोटिस नीड नॉट बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर? कोई प्रोसेस है जो अभी तक पढ़ा आपने जिसमें पब्लिक बताया नोटिस सर, जो है एक भी है। न्यूज़पेपर में नहीं पब्लिश यस हुआ? एक में यस है सर, तो इफ इसमें है डिस्ट्रेस्ड एसेट के केस में है विद द परमिशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन केस नहीं ऑफ सर, कोई लिक्विडेशन। इंडिविजुअल या किसी जगह है सर, ऐसा कुछ आप प्रीपैक में है। प्री पैक में किसी जगह बताया सर प्री आपने? पैक में है। हाँ। तो एक तो प्री पैक में हो गया है ना, और एक इन केस द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज नॉट मोर, so in that case also with the permission of the adjudicating authority सर this ये वैल्यू वाला requirement। किस में आएगा सर? हाँ जी, ये वैल्यू वाला सर किस में आएगा? वैल्यू वाला तो हमने पढ़ा ना, अभी तो मोड ऑफ नहीं सेल में पढ़ा ना हमने। मोड ऑफ नहीं, सेल नहीं जब मैं पढ़ ये रहे कह रहा थे, हूँ, इंडिविजुअल में आएगा, फर्म में आएगा, सीआईआरपी में, किस में आएगा सर? वो सभी में लिक्विडेशन आएगा। में, मोड ऑफ सेल में हमने लिक्विडेशन। पढ़ा। हाँ, ठीक ठीक। सर जनरली मोड ऑफ सेल विल बी इन लिक्विडेशन ना? राइट, बिकॉज अच्छा, वेदर सेल ऑफ एसेट्स इज अलाउड ड्यूरिंग सीआईआरपी आल्सो? सीआईआरपी में भी अलाउड है क्या सेल ऑफ एसेट्स? फॉर द बेनिफिट ऑफ गोइंग कंसर्न इफ देयर इज रिक्वायरमेंट। सर पेरिशेबल नेचर की है तो है ऐसा नहीं नहीं, वो तो लिक्विडेशन की बात कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये है, CIRP is going on, so whether sale of assets is allowed during CIRP and whether there is any limitation on that। तो हिंट दे देता हूं आपको, शायद 10% का फिगर है। हाँ, वो सिक्योरिटी का है सर, वो तो क्रेडिटर्स के केस में इफ नहीं देयर नहीं इज नहीं, सिक्योर्ड सिक्योरिटी वाली एसेट। बात नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। वो कहता है कि यू कैन सेल अप टू 10% ऑफ द बुक वैल्यू राइट राइट सर। ऑफ द क्लेम्स एडमिटेड है मेरे हिसाब से, है ना? यस सर, यस सर। तो उतना ही आप CIRP में बेच सकते हो। चलिए, सर सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन CIRP का, हाँ जी, सेक्शन CIRP का भी बता देता हूँ। चलो कोई बात नहीं सर, फिर कोई बात नहीं सर, वो मेरा ये नहीं था मेरे का। जैसे सर आपने एक ये बताया था कि 25% वैल्यू घटा के कर सकता ऑक्शन में, ये आपने एक बार बोला था। हाँ, वो रिजर्व प्राइस के केस में हाँ, है सर। रिजर्व प्राइस का केस में यदि ऑक्शन नॉट मेट द रिजर्व प्राइस, देन 25% घटा सकता है वो अपना वैल्यू। ऑक्शन सेल में है, वो ऑक्शन सेल में। ऑक्शन सेल 25%, उसके बाद 10% वो तो ऑप्शन सेल में है, लेकिन CIRP में है 10% तक। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, अच्छा उसको आप लिख दीजिएगा, यू कैन राइट इन द ग्रुप, वो सेल ऑफ एसेट्स वाला है कि भाई कौन से सेक्शन में ये कवर्ड है। रेगुलेशन ही होगा ये सही मेरे ख्याल से। एक बार देख ही लेते हैं। सर मेरे हिसाब से रेगुलेशन 29 है। अच्छा, रेगुलेशन 29 में रेगुलेशन 29 में है सर।
Books and other assets sold 10% of the total claim admitted, less than or equal to. बहुत बढ़िया। 29 subsection 1. सबसेक्शन 1, यस सर। सेल ऑफ एसेट्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, और सर इसमें भी वही 66% ऑफ वोटिंग शेयर। Approval by 66 voting share, right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बैंक्रप्सी प्रोसेस पर थोड़ा सा अब थोड़ा थोड़ा याद होने लग गया आप लोगों को भी, है बढ़िया है। अब चलते हैं, ये फ्रेश स्टार्ट वाला तो हमने कर ही लिया था। अब बैंक्रप्सी का केस स्टडी करते हैं, वो हमारा अकबर एंथोनी वाला भी कल हमने कर लिया था, है ना। एक मोड ऑफ सेल पर केस स्टडी कर बहुत लेते अच्छा था सर। हैं। Yesterday's case study was very good, sir. अच्छा, हाँ। बहुत नहीं, वो क्या है, आई हैड टू गिव अ लेक्चर एक्चुअली, एंड दे Sir. रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ केस स्टडी, सो आई Sir. मेड दिस केस स्टडी, मतलब जस्ट विद इन 1 hour ऑफ द लेक्चर एक्चुअली। Oh my goodness. हाँ, वो हैंड सर रिटन। सर आप तो बहुत अच्छी केस स्टडी बनाते हैं, बहुत अच्छी। भाई मेरा वो क्या है, इट इज ऑल ए क्वेश्चन ऑफ इमेजिनेशन, बस और कुछ नहीं है। उसमें सर ने मामा चाचा फुफ्फा सर बुई सब बीच कुछ में लिया। ऐसा दो साला दो साला। केस स्टडी पढ़ा तो काफी होता सर। मैंने तो वो कल क्लास भी, मैं मंदिर गई थी तो आरती में हो गया, तो फिर मेरी क्लास भी मिस हो गई। मैंने कल आज सुबह वो सुना तो मेरे को इतना मतलब अच्छा नहीं लगा सुनने में। मैंने कहा मैंने मिस कर दिया। अभी 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 अच्छी तरह से देखूंगी, बस अभी सुना ही है एक बार को। अच्छा, ये वाला केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी ऑन मोड ऑफ सेल, ठीक है। ये दिस इज द केस स्टडी ऑन मोड ऑफ सेल। सो इस केस में क्या है, सर ये आपने भेजा है ना? हाँ भेज दिया, भेजा होगा, पक्का भेजा होगा मैं। हाँ, मोड ऑफ सेल, मोड ऑफ सेल, यस हाँ यस। You have sent it, sir. Yesterday you have sent it, sir. हाँ। Or I think today or Now, yesterday. टुडे now, टुडे ओनली टुडे। yes. Today. Now regarding this mode of sale, these are the various assets. So pharmaceutical division, 1,000 lakhs is the value in the books, and realizable value is 600. 600। Then real estate division, fisheries division, cash and bank, and marketable securities. So these are the various assets available. First question. The inventory lying in pharmaceutical division has short expiry because say in case of FMCG goods, in case of pharmaceutical products, or in case of say chemicals which are subject to evaporation. So there could be say fear of deterioration in value. So in such cases, the adjudicating authority allows in case of private sale to sell them by way of private sale. ठीक है। तो व्हाट कुड बी द मिनिमम रिजर्व प्राइस इन केस बीटी वांट्स टू सेल इट इन ऑक्शन। ऑक्शन में अगर बेचना चाहेगा तो मिनिमम रिजर्व प्राइस कितना लेगा फार्मास्यूटिकल डिवीजन में? 600 crores, sir. हाँ, रियलाइजेबल वैल्यू, Realizable value. मिनिमम रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, बाय व्हाट परसेंटेज कैन इट बी रिड्यूस्ड It फर्दर? could be more also, na, sir? यस यस, For the It case will be study, it is 600 crores. 25%. 600 lakhs. हाँ 25%, and for this 25% also whether this approval from consultation committee is required or the bankruptcy trustee can do it on his own. No, sir. अप्रूवल रिक्वायर्ड। Approval is required, sir. अप्रूवल रिक्वायर्ड है? अच्छा, Yes, sir. कहां पर लिखा है ये बात कहीं लिखा भी तो होना चाहिए, यस सर। आपके कहने से तो नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I think it तो is मेरे हिसाब से रेगुलेशन 31 देख लो एक बारी। bankruptcy wala, sir. मेरे को उसी का याद रहता है लिक्विडेशन वाला, तो बैंक्रप्सी में देख लो क्या है रेगुलेशन नंबर। ये आप देखो शेड्यूल 2 के अंदर, प्लीज सी शेड्यूल 2 ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसेस रेगुलेशंस। दिखाऊं आपको? बता दीजिए सर, मेरे को तो कहीं नहीं मिला। Schedule to mode of sale. हाँ, मोड ऑफ सेल में मिलेगा। आप बैंक्रप्सी प्रोसेस रेगुलेशंस खोलो मैडम, ओके। बैंक्रप्सी प्रोसेस रेगुलेशंस में शेड्यूल 2।
ये इन्होंने ऐसी जलेबी बना रखी है, ढूंढना ही मुश्किल है चीजों को। सर रोज एक झटका लग जाता है हमको तो। मेरे को तो लगता है, ये पता नहीं बाकियों को लगता है। अरे बाकी सब इंटेलिजेंट है, आप ही डफर हो। रिड्यूस सच रिवर्स में सर, ऐसा ही लग रहा है मेरे को तो। रिवर्स प्राइस अप टू 78%। नहीं ऐसा मैम, ही लग सब रहा है। एक जैसे ही है। नहीं कोई नहीं थोड़ा कम, अंकिता, कोई थोड़ा ज्यादा। नहीं, मैं तो एक्चुअली पढ़ लेते हैं तो ठीक रहते हैं, अगर आउट ऑफ टच हो जाए तो फिर वही गोल चक्कर घूमना पड़ता है। ये देखिए शेड्यूल 2 है ना, तो ये हाँ शेड्यूल सर। 2 आ गया, मैं शेड्यूल इसको टू क्या। 5 में है, 5 में देखिए। मेरे को तो सर जितने भी रेगुलेशन रेगुलेशंस हैं वो आईबीबीआई से स्टार्ट हो रहे हैं सर, एक को छोड़ के। कैसे अब होगा? ये देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा ये पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई सर। ये इतने बड़े बड़े लोगों ने लॉ बनाया है, ड्राफ्ट किया है, यूके से लिया है या जो भी किया है, तो ये है ना अच्छी तरह से लिख लेते तो इनको क्या जाता, ऐसे खिचड़ी बनाई है। ये तो है। देखिए इसमें रेगुलेशन नंबर 5 है ये, क्या बोलता है? द रिजर्व प्राइस शैल बी द वैल्यू शैल ऑफ बी द द सेट वैल्यू। अराइव्ड एट रिकॉर्ड्स विद रेगुलेशन 30 एंड सच वैल्यूएशन शैल नॉट बी मोर देन 6 months old। 6 months, yes। ठीक है। Provided that in the event an auction fails at such price, the bankruptcy trustee may, in consultation with the committee, reduce such reserve price up to 75% of such value to conduct the subsequent auctions. यस। Provided further that in the event of an auction failing in spite of reducing the price up to 75%, the price may further be reduced with the approval of the committee। ठीक है, यस। तो 75% तक जो है तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए और बाद के लिए भी हाँ। अप्रूवल चाहिए। ठीक है ना, दोनों में ही अप्रूवल चाहिए। वो ड्राफ्टिंग में तो इशू है ही इसमें। सर जो आप बता रहे हैं सर, इसमें आईबीबीआई से सारे रेगुलेशन स्टार्ट हो रहे हैं सर किताब में, कोई भी मतलब ऐसा। रेगुलेशन तो बनाती ही आईबीबीआई है। तो सर इसमें आप बैंक्रप्सी वगैरह जो अभी बोला वो तो उससे स्टार्ट नहीं हो रहा ना, कुछ उस शब्द से, उस वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा। नहीं, वो वर्ड पहले तो बाप का नाम आएगा ना, तो भी तो बेटे का नाम आएगा। आईबीबीआई ने तो अभी बनाया, सर आपने कौन सा आईबीबीआई का नाम रेगुलेशन तो बोला पहले था आना ही सर? आना। कौन सा रेगुलेशन बोला था जी अभी? 30 ये 30 अभी 30 30 अरे ये 30 रेगुलेशन है। नहीं, कौन से रेगुलेशन में आईबीबीआई ऐसा इंश्योरेंस है आईबीबीआई दिस इज रेगुलेशन में बैंक्रप्सी शेड्यूल प्रोसेस। सर, शेड्यूल 2 सर। एक शेड्यूल मिनट, 2। और लेकिन रेगुलेशन भी है, उसमें लिखा अभी है। जो पढ़ा है रेगुलेशन कौन सा है? रेगुलेशन, एक मिनट सुधाकर जी, ये मंजीत जी रेगुलेशन नंबर है आईबीबीआई बैंक्रप्सी प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, ये ठीक रेगुलेशन का नाम है। ठीक है। और ठीक है, उसके अंदर जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 से हम ये बात पढ़ ये रहे 331, ठीक है सर, ठीक हैं, है ना। ठीक सर अरे हमें भी 50 बार पढ़ने के बाद समझ में आया, ये बात बता रहा हूँ सच में। वो पहले तो हम भी किताब भी आप बोल रहे थे ना सर, तो मेरे को उसमें सर रेगुलेशन में सारी जगह आईबीबीआई, आप बैंक्रप्सी बोले सर थे, आप 50 बैंक्रप्सी बंद बात पढ़ करिए के क्या? हमें डरा रहे सर। हैं, और ये ऐसे कोई, अरे पहले भी जब हम पढ़ाते थे तो हम खुद ही भी गलत पढ़ा देते थे कभी कभी, शुरू शुरू में 2018 में जब पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं आता था तो जो मर्जी पढ़ा दो। सब सब मेरे जैसे होंगे तब। है हाँ तो अब ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते हैं तो स्टूडेंट ही बताते हैं, नहीं जी ये नहीं ये है, ये नहीं ये है। हम तो खुद स्टूडेंट से सीखते हैं। ना जिलेबी कौन लिखा सर ये कोड? हैं? इतना जिलेबी कौन ठीक है लिखा? विश्वनाथन इनको। भाई ठीक है, विश्वनाथन जी ने लिखा है ये बेसिकली। और वो कल जो कल उन्होंने मंजित उन्होंने कल ड्राफ्ट कोड दे सर दिया था। सर कल मंजित जी को पूछा है कौन लिखा है ये करके, कोई साउथ इंडियन लिखा था बोले। दैट इज ट्रू। तो वो टी के विश्वनाथन जी ने लिखा बेसिकली। हाँ सर, पहले दिन ही बताया था आपने, पहले दिन। हाँ, वो ड्राफ्ट कोड भी, और मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी रिपोर्ट वर कंडक्टेड एज इट इज। थोड़ा बहुत टिंकरिंग किया था, उसको एज इट इज डाल दिया। चलिए, हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन बिलो 75%? सीओसी। हाँ, इसमें भी जो अपना ये क्या है, कंसल्टेशन कमेटी कंसल्टेशन कमेटी सर। है ना। हाँ ये कंसल्टेशन कमेटी है कि सीओ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है? नहीं हाँ, नहीं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। सर ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बोलता है ना सर लिक्विडेशन में। हाँ, वास्ट स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। हाँ
सर इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की भी परमिशन चाहिए और नहीं, है नहीं, इसमें नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं, क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन है अच्छा, actually। ओके ओके, क्वेश्चन है। आंसर ठीक है ठीक है ठीक हाँ, ऐसे लिख लो कि आप 75%, मैंने तो ऐसे लिख दिया है कॉपी में कि हम्म, 75% तक भी अप्रूवल ऑफ कंसल्टेशन कमेटी, और बिलो करना है तो भी, हाँ, और अगर बिल्कुल ठीक अप टू रिजर्व प्राइस करते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे 3 पॉइंट लिख दिए मैंने। है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रियल एस्टेट में एक्सेंट कंपनी डीलिंग इन रियल एस्टेट इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर रियल एस्टेट डिवीजन ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है, ये एबीसी अच्छा, ये एबीसी लिमिटेड है एक्चुअली। अब आप ये देखिए कि हमें एबीसी लिमिटेड भी क्यों लिखना है, हमें तो एबीसी लिख देना चाहिए इसको, है ना? ये क्योंकि एसेट्स इन्वेंटरी रियल एस्टेट डिवीजन लिखा हो, ये है ना सर? हाँ, हम्म। तो हमें सेकंड ऊपर वन। एबीसी लिमिटेड की बजाय भी वर्ड एबीसी, ये एक्चुअली दोनों में ऑलमोस्ट सेम से प्रोविजंस है। देखिए, मोड ऑफ सेल, वेदर यू स्टडी इन लिक्विडेशन और वेदर यू स्टडी इन बैंक्रप्सी, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो राइट दोनों को राइट आपको साथ साथ में पढ़ लेना राइट है ना? सो राइट। यू मे हैव दिस क्वेश्चन कि भाई ये एबीसी लिमिटेड क्यों लिखा है, इसको एबीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो बैंक्रप्सी हो रही है वो किसकी हो रही है, वो गारंटर की हो रही है। राइट। अच्छा, मिस्टर एक्स इज वन ऑफ द पार्टनर्स इज ए रिलेटिव ऑफ एसोसिएट ऑफ द बैंक्रप्ट। ठीक है, तो कैन एक्स एंड कंपनी बाय दिस प्रॉपर्टी? मतलब ये है कि ही इज मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर्स इज ए रिलेटिव ऑफ एसोसिएट ऑफ द बैंक्रप्ट। तो हम यहाँ बल्कि इसको भी हम कर देते हैं एबीसी, कर देते हैं एबीसी लिमिटेड छोड़ के इसको एबीसी बना देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो एबीसी इज ए सेफ फर्म। सो द क्वेश्चन हियर इज दैट एक्स एंड कंपनी दे वांट टू टेक ओवर द रियल एस्टेट डिवीजन ऑफ एबीसी। ठीक है, लिमिटेड छोड़ दो। नाउ मिस्टर एक्स, one of the partners, is a relative of associate of the bankrupt। ठीक है, स्टेट ऑफ द बैंक, ओके। तो कैन एक्शन कंपनी बाय दिस प्रॉपर्टी? भाई इसमें बैंकरप्ट कौन है? बैंकरप्ट है एबीसी, हुज बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड। ठीक है, ही इज पार्टनर ऑफ द एसोसिएट सर, हाँ, ही तो इज ही नॉट कैनॉट। एसोसिएट, वो एबीसी का एसोसिएट का पार्टनर है। पार्टनर रिलेटिव ऑफ एसोसिएट, तो हाँ, रिलेटिव ही रिलेटिव हो ऑफ गया एसोसिएट। ना। हाँ, तो एक रिलेटिव, बार मोड करेक्ट। ऑफ सेल में देख लीजिए ना, मोड ऑफ सेल में क्या बोलता है? मोड ऑफ सेल इफ यू सी, तो लेट अस सी कि मोड ऑफ सेल में क्या बोलता है ये। मोड ऑफ सेल इज गिवन इन चैप्टर 5, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, क्या बोलता है? द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट परचेज और एक्वायर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंकरप्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन कौन से? द बैंकरप्सी ट्रस्टी और एनी पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ द आईपीई ऑफ विच द बैंकरप्सी ट्रस्टी इज ए पार्टनर और डायरेक्टर, एनी प्रोफेशनल अपॉइंटेड, एनी क्रेडिटर और एसोसिएट ऑफ द बैंकरप्ट। ठीक है, सो व्हाट इज कवर्ड इज क्रेडिटर और एसोसिएट ऑफ द बैंकरप्ट। बट और ही इज यहां अ पर क्या है? रिलेटिव ऑफ, ही इज अ रिलेटिव सर ऑफ। कौन सा सेक्शन है? ये चैप्टर 5 है ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, रेगुलेशन 27। रेगुलेशन 27। मैं दिखा देता हूँ। सर इंडेक्स में दिखा दीजिए ना आपके। हाँ, इंडेक्स में, एक मिनट। हम्म। एक मिनट, मैं वो वाली पीपीटी भी खोल मोड दूँ। ऑफ सेल। ये है, ये इंडेक्स में आपको मिल जाएगा यहाँ। सर आपकी पीपीटी और हमारी पीपीटी अलग अलग है।
नहीं नहीं, बैंक्रप्सी प्रोसेस 573 to 589। ओके 572 वो जो बेयर कोड है, ओके जो आप पूछ रहे थे ना कि वहां उसमें वहां पर क्या होगा, हाँ तो है पूरा बेयर कोड वाली पीपीटी, उसकी बात कर। हाँ ठीक है सर मिल गया। मिल गया। हम्म तो इसके अंदर आप रेगुलेशन नंबर 27 खोल लीजिए। तो रेगुलेशन 27 क्या बोलता है? भाई पहले तो पढ़ने में ही दिक्कत आती है, मैंने देखा है, पढ़ने में समझ ही नहीं आता कहाँ है ये बात, ये चीज है। इसीलिए मैंने वो वाली पीपीटी बना रखी है। उसमें क्या है कि प्रोसेस है, प्रोसेस के नीचे ही रूल्स है, फिर रेगुलेशन है। कौन सी वाली सर? ये जो बेयर कोड वाली पीपीटी आपको दे रखी है। हाँ हाँ इससे ही पढ़ रही हूँ मैं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या उसमें केस स्टडीज नहीं है ना, तो इसीलिए केस स्टडी के लिए दूसरी पीपीटी खोलनी पड़ती है, हम्म बात और कोई बात हम्म नहीं। बस। यस सर। तो अब इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है एनी क्रेडिटर और एसोसिएट ऑफ द बैंकरप्ट। लेकिन क्या बोलता है? वो कहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों चीजें कवर्ड है। रेगुलेशन 27 मिल गया आपको? मिल गया। रेगुलेशन 27 का थर्ड देखिए, 27 का थ्री देखिए। द फॉलोइंग पर्सन द फॉलोइंग पर्सन। अब क्या है? एसोसिएट ऑफ द बैंकरप्ट तो कवर्ड है, लेकिन अब बात है क्या रिलेटिव भी कवर्ड हो जाएगा? तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो वो लिखा है ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भाई इनडायरेक्टली में थोड़ा और ब्रॉड स्कोप करेगा ना उसको। हम्म डायरेक्टली तो लिखा ही है नीचे जो लिखा है ना? तो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इज कवर्ड। अब इस चीज में क्या परमिशन चाहिए होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की? यस यस चाहिए होगी चाहिए होगी। नाउ बीटी वांट्स टू डिस्क्लेम द फिशरीज डिवीजन। ठीक है, फिशरीज डिवीजन को डिस्क्लेम करना चाहते हैं बिकॉज देर आर नो टेकर्स डिस्पाइट प्रेस एडवर्टाइजमेंट। वन ऑफ द फिशरमैन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग इट एट 10,000 रुपीज। एक फिशरमैन है, वो कहता भाई मैं ये फिशरीज डिवीजन खरीद लेता हूँ 10,000 रुपए में। तो एनी फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड? इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी करनी है क्या? किसको बताना है? Sir, should the adjudicating authority give permission, sir? नहीं नहीं नहीं, इसमें आप देखिए ना, आप इसको देखिए, आपको मिलेगा यहाँ बैंक्रप्सी प्रोसेस में। ये बैंक्रप्सी प्रोसेस है ना, मैं आपको सेक्शन बताता हूँ। 160 है सर सेक्शन, हम्म वनरस प्रॉपर्टी ना, erroneous property. Onerous property. Okay. 160। हाँ 160 है। तो 160 में क्या लिखा है? 160 में लिखा है कि इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, नोटिस किस किस को देना है? Notice shall determine. हम्म 160 सबसेक्शन 1 पढ़ दीजिए एक बार सुधाकर जी। Yes, sir. The bankruptcy trustee may, by giving notice to the bankrupt or any person interested in the onerous property, disclaim any onerous property which forms a part of the estate of the हाँ, bankrupt. तो इसमें किसको नोटिस देना है? बैंकरप्ट और Bankrupt or any person interested in the onerous property. अब आंसर में लिखा है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को भी देना है। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कहाँ कवर्ड है? Sir. इट इज कवर्ड इन 160 सबसेक्शन 4। सर यहाँ कंसल्टेशन कमिटी होता ना सर, यू डोंट कॉल इट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स? इधर में क्रेडिटर का कमेटी है, कंसल्टेशन कमेटी है लिक्विडेशन में। वो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी है लिक्विडेशन में, यहाँ पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ही है। बेसिकली बैंक्रप्सी ट्रस्टी इज डिसाइडिंग, बट देयर इज अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आल्सो इसमें। ठीक है जी, तो इसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को भी इन्फॉर्म करना है और बैंकरप्ट को भी इन्फॉर्म। Bankrupt को भी। Some of the flats of real estate division have been illegally occupied by migrant laborers whose salaries were not paid by the PG.
ठीक है, ऐसा कई बार होता है, प्रैक्टिकली भी होता है कि सपोज कि भाई वो किसी को सैलरी वेज नहीं दे तो वो उन्हीं फ्लैट्स में रहना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं भाई जब तक हमें नहीं मिलेगा हम तो खाली नहीं करेंगे। सो लेबरर्स रिफ्यूज टू हैंड ओवर द फ्लैट्स टिल देयर वेजेस वर पेड। व्हाट शुड द बीटी डू? द बीटी हायर्ड अ लोकल गुंडा हु गॉट द फ्लैट्स वेकेटेड। BT paid 50,000 to the local gunda in cash. Can CC approve this cost? No, sir. It's No. illegal, है ना, sir? So whether it will form part of bankruptcy process cost? No, No. sir. बहुत सारी सिचुएशन जो मैं इसमें देता हूँ ना केस स्टडीज में, वो मेनी पीपल कीप डिस्कसिंग थिंग्स विद मी, प्रैक्टिकल सिनेरियोज, तो वो एक केस स्टडी में डाल देता हूँ। बीटी फील्ड्स, वो एक गांव, एक केस था नोएडा में, वो भैंसे बांध रहे थे उनमें, उन फ्लैट्सों में। वो गांव वाले थे, वो बोले हम तो भैंसे बांधेंगे जब तक हमारे पैसे नहीं मिलते। So BT feels that there is no need to appoint the valuer, but the committee is in favor of valuation. Okay. Is it mandatory to get the valuation done in such a situation? Where the flats have been occupied, sir? No. Actually, in case of bankruptcy estate, so BT feels that there is no need to appoint the valuer, but the committee is in favor of valuation. Yes, sir. So the question is whether it is mandatory to do the valuation done, to get the valuation done. Sir, whatever the BT does must have to be done with the permission of the committee of creditors, है ना, sir? Oh. भाई वो तो ठीक है। एनी रेगुलेशन टू सपोर्ट दिस? इसके लिए रेगुलेशन है कोई? जैसे वहां तो हमारे पास 35 रेगुलेशन नंबर है, ठीक है, यहाँ पर आपको रेगुलेशन नंबर 30 मिलेगा। 30 वैल्यूएशन ऑफ एसेट। हाँ, रेगुलेशन नंबर 30। रेगुलेशन नंबर 30 एक बार पढ़ लीजिए सुधाकर जी, प्लीज रीड। Valuation of assets. The bankruptcy trustee shall appoint a registered valuer to value the assets which may or may not form part of the bankrupt's estate when he is of the opinion that it is necessary or when a resolution to that effect has been passed by the committee. 2. The registered valuer appointed under Subregulation 1 shall submit to the bankruptcy trustee the estimates of the realizable value of the asset computed in accordance with internationally accepted valuation standards after physical verification of the assets of the bankrupt. The bankruptcy trustee may appoint an additional registered valuer for valuing the assets of the bankrupt if required in the circumstances of the case, who shall independently submit his estimate as per Subregulation 2. In the event of an additional registered valuer is appointed under Subregulation 3, the average of the estimates received from both valuers will be considered to be the value of the assets. तो अब आपने पढ़ लिया। Now please answer 2 questions. Number 1, how many registered, suppose you are a bankruptcy trustee, so how many valuers you will appoint initially? Initially only one, sir. Right. And second, you will appoint in which scenario? 30 subsection 3. Sub-regulation 3. Regulation They may 30. appoint an additional registered valuer, sir. If required in the circumstances, बोल रहे sir. Right. हाँ. अच्छा. Circumstances क्या है नहीं बताया, मगर if required in the circumstances. Circumstances may be that valuation is old, or if he, right, sir. suppose there is a change of bankruptcy trustee, there could be a case of a change of bankruptcy trustee also, है ना? Yes, sir. भाई पुराने वाले ने वैल्यूएशन किया, नया ट्रस्टी आ गया, उसको लगता है वैल्यूएशन बेटर होना चाहिए, पुराना वाला मिला हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये बात कहाँ लिखी है कि रेजोल्यूशन पास करना है कमेटी को? ये बात कहीं लिखी है क्या रेगुलेशन 30 में? रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 1 में है ना सर? हाँ, और व्हेन ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट हैज बीन पास्ड बाय द कमिटी। यस सर। तो अगर कमेटी ने पास कर दिया तो उसको करवाना पड़ेगा वैल्यूएशन। सर ही सेज और सर यहाँ भाई ऐसा है, either the bankruptcy trustee is of the opinion
or resolution has been passed. So in both cases, he shall appoint. So it is obligatory upon the bankruptcy trustee to appoint a registered valuer in case a resolution to that effect has been passed by the committee or he is of such opinion. बस बात तो वही है ना? सर ये मैंडेटरी नहीं है ना सर, रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट? No, there are two situations. The first situation is when the bankruptcy trustee is of the opinion that it is necessary, or second, Right, sir. committee has passed this resolution. Yes, sir. So either or. Yes. So he can take a decision on his own also. No, the point is, my question is different actually. My question is, suppose the committee has passed a resolution, then is it mandatory? The answer is yes. This Yes, is my question. yes, yes, sir. Answer will depend upon the question, no? So Correct. please read the question. What it says. BT feels there is no need to appoint the valuer, but the committee is in favor of valuation. Yes, sir. So When is the it committee is in mandatory? favor, Yes. definitely it must be done, sir. Yes. अच्छा, फेयर वैल्यू या लिक्विडेशन वैल्यू और बोथ क्या होगा इसमें? Realizable value, sir. हाँ, तो यहाँ पर क्या है? कॉन्सेप्ट है रियलाइजेबल वैल्यू. ये फेयर वैल्यू लिक्विडेशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट किस केस में होता है? इन CIRP, है ना? When you get the valuation done during CIRP, so Right, sir. the registered valuers, two registered valuers will be appointed, and they will provide the fair value and liquidation value. Right, sir. अच्छा, whether additional valuer can be appointed? Yes. Yes, sir. दिया ना, sir. हाँ, दे दिया इसमें. 32, 33. हाँ, बिल्कुल एडिशनल वैल्यू. ठीक है. Whether formulation of sales strategy is optional or mandatory. ये सेल्स स्ट्रेटेजी बनाने के बारे में बात करते हैं, तो वेदर इट इज ऑप्शनल और मैंडेटरी, ये आपको आंसर इसका मिलेगा शेड्यूल 2 के अंदर. शेड्यूल 2 पार्ट A 2. Part A2. The bankruptcy trustee shall prepare a sales strategy in writing for the sale of the asset and may take help of marketing professionals if it is required, which shall be submitted to the adjudicating authority along with the progress report under Regulation 10. तो क्या बोलता है? इफ इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. नाउ इज सच सेल्स स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू ए को भी बताना है क्या इस बारे में? Yes, sir. Progress report देते हैं ना, sir? Yes, along with progress. कोई टाइमलाइन है क्या सबमिशन की? कितने दिन के अंदर सबमिट करना है? Sir, अभी तो every month, sir, 15 days after the end of the month, sir. I mean, इससे पहले अभी नया वाले at the end of the quarter बना दिया, sir. एंड ऑफ द क्वार्टर. हाँ, आप रेगुलेशन कर लीजिए ना, क्योंकि देखो ऐसा वो कह रहा है कि जो आपकी रिपोर्ट है उसके साथ में देना है. अब प्रोग्रेस रिपोर्ट कब देनी है? वो रेगुलेशन 10 में लिखा है, तो जब ये Yes, 10 sir. वाली रिपोर्ट जाएगी उसके साथ ही ये चला जाएगी. Correct, sir. Sir, but आप बता रहे थे ना, sir, before this March 23, it is quarterly नहीं, I mean quarterly नहीं, it is monthly बता रहे थे ना, sir, आप एक मर्तबा. वो मंथली कहीं और है, यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर ये है विदिन 15 days आफ्टर द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. वो CIRP 1, 2, 3 फॉर्म्स का है बोल रहे सर. हाँ, वो एक अलग बात है, वो ये अलग कहानी Right. ही अलग है. तो Right. विदिन 15 days आफ्टर द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. ठीक है. Right. बिकॉज Right. दिस प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिशन क्या है? विदिन 15 days आफ्टर द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. ठीक है. Yes, sir. तो ये भी जो सेल्स स्ट्रेटजी ये भी उसके साथ जा रही है, तो ये भी तभी चली जाएगी. Now BT feels that physical auction of the flats may fetch a higher value. So any permission required for this? Bankruptcy trustee feels that physical auction of flats may fetch higher value. तो कोई इसके लिए परमिशन रिक्वायर्ड है क्या? मैं अभी नहीं कहूंगा, तो एक बात कहूंगा. ये लिखा है मैं पार्ट निकाल ए दूंगा. ऑक्शन में. पार्ट ए ऑक्शन में लिखा पॉइंट नंबर 8. Yes, sir. पॉइंट नंबर 8. Bankruptcy trustee may sell assets through a physical auction with prior permission of the adjudicating authority if he is of the opinion that it will maximize the realization from the sale of the assets and is in the best interest of the creditors. ठीक है. तो ये है. तो इसका क्या मतलब हो गया? नीचे तो परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए.
चाहिए Permission सर। चाहिए हाँ सर। चाहिए। ठीक है, चलिए। नाउ बीटी वांट्स टू अपॉइंट फादर इन लॉ ऑफ हिज मैटरनल अंकल एज ऑक्शनियर। ठीक है, Father-in-law is maternal uncle. हाँ, तो कैन ही डू सो? Uh, दे दोगे क्या? I think he can आपको do so रेगुलेशन with the 5 देखना permission पड़ेगा। of the I think he Solve can it, do solve. so with the permission of adjudicating authority. मतलब नहीं, नहीं चाहिए सर। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के हाँ, परमिशन जो मर्जी कर लो। आप रेगुलेशन 5 पढ़ो तो सही, क्या बोलता है। Sir, appointment of professionals. यस, ये पूरा पढ़ो सर। नहीं नहीं नहीं, बस पहला पॉइंट, रिलेटिव ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। Right, sir. अब क्वेश्चन Provided ये the आ गया following shall not be appointed under the whether Yes. father in law of maternal uncle is relative or not, this is the question precisely। नहीं सर, नहीं सर। है, नहीं है। नहीं है हम्म। फादर इन लॉ ऑफ मैटरनल अंकल। ये मैटरनल अंकल सेकंड लेवल को मामा का चलेगा। सोरा हो गया ना सर, मामा का ससुर हो गया ना। हाँ, मामा का ससुर होगा। वो हाँ नहीं है सर। हाँ, नहीं, कहाँ लिखी है बात ये? पता ये रेगुलेशन 5 बता रहे हैं ना सर। सेक्शन 5 नहीं सबसेक्शन पता 24 सरकार। कैपिटल ए। सर सेक्शन 5। सबसेक्शन 24 कैपिटल ए। हाँ ओके सर। रिलेटेड पार्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। हाँ, तो उसके अंदर लिखा है आपको, वो ये है कि मदर्स ब्रदर तो हो गया। ठीक सर है इतना सर इसमें कितने लेयर्स जाना चाहिए सर? 2 लेयर्स बस है ना सर? वो अंकिता जी ने बहुत ब्यूटीफुल चार्ट बनाया है, तो है इसको। चार्ट बनाया ना। इसमें 2 लेयर्स है सर इसमें। अरे भैया ऊपर तक 2 लेयर्स नहीं है, ऊपर तक थोड़ा है, नीचे वाले एरिया में ज्यादा है, ग्रांड सन तक जाता है। बोलो। तो अंकिता जी एक बार वो चार्ट समझा दीजिए, इफ यू आर देयर। आप हैं क्या अंकिता जी? आर यू देयर? नहीं है हमारे लगता है। जी नहीं सर, शी इज नॉट हियर सर। अंकिता जी हाँ, नहीं है, नहीं। कोई बात नहीं, कोई सर बात पता क्या है, हाँ। इनका सीरियसली सिंपल सा प्रिपेयरिंग सर। फंडा है सर, ऊपर में ज्यादा नहीं है, नीचे वाला जो एरिया ग्रांड सन है वो उसमें ज्यादा है सर, उसमें ज्यादा रिलेटेड है। ऊपर वाले में तो एक एक पोर्शन ही है, मामा है, मामे से आगे कुछ नहीं है। तो सर तो ये इलस्ट्रेशंस फॉर रिलेटेड पार्टी में होना चाहिए, है ना? मैम ने बहुत अच्छा चार्ट बनाया सर। हाँ, बहुत बढ़िया चार्ट बना। उसको एक बार देख लो, बस बीच में वो उन्होंने मेन बंदे को रखा, ऊपर वाला एरिया कम है, नीचे वाला एरिया ज्यादा है, ग्रांड सन तक कर रखा है उसने, वो बहुत अच्छा है। मैं देखता हूँ एक बार वो चार्ट, वो उसको पढ़ना जरूरी है। मैं वो चार्ट निकालता हूँ एक बार, 1 मिनट लगेगा, तो इनकी चैट में ही मिल जाएगा। क्योंकि सब लोग देखो, ऐसा है कि यहाँ समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। वो सभी जगह काम आएगा, सीआईआरपी में भी, लिक्विडेशन में भी। और वो ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछता है वो ऐसा रिलेशनशिप बनाएगा, पूछेगा कि भैया इसको अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। करेक्ट सर। तो दे विल आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इसके ऊपर। 1 मिनट लगेगा, मैं अभी देख लेता हूँ। तो कितने लोगों ने वो चार्ट पढ़ा है किसी ने या नहीं पढ़ा? मंजीत जी आपने पढ़ा है ना? सर शुरू में पढ़ा है सर। तो ये आप ही एक्सप्लेन करोगे आज ये चार्ट? सर मुझे मुझे सर समझाना नहीं आता, बेसिकली क्यों ये नहीं ना आता? अरे देखो, ऐसा है, ये जरूरी है। वो शुरू शुरू में आया था सर चार्ट। हम्म। रितु जी आपके पास है चार्ट वो? आप तो कह रहे हो आपने सब कुछ चीजें कंपाइल कर रखी हैं। यस सर, है ना चार्ट? हाँ, तो निकालना, आप शेयर कर लो एक बारी। हाँ सर, एक हाँ, आप यू आर द कोस्ट। यस सर, एक सेकंड। ये सर है ना, ये रिलेटिव का आ गया सर। हाँ, रिलेटिव का। रिलेटिव सर बीच में है, हस्बैंड वाइफ। एक बार शेयर करो ना चार्ट। सर मेरे पास फोन पे है सर, मेरे पास ऐसे नहीं है। मैडम को कर ले दो, कोई बात नहीं। हाँ मैडम एक को मिनट, एक मिनट। दोबारा ग्रुप में डाल दो, नहीं तो। मैं दोबारा ग्रुप में डाल दूं सर? हम्म। डाल दो, अगर आप वापस डाल दो, नहीं तो मेरे पास तो एक फोल्डर में सब कंपाइल है। डाल दिया मैंने मैम, अभी आ गया आपके पास। यस यस, एक सेकंड। यस सर। बहुत अच्छा बना रखा है। हम्म।
ऊपर तक कोई इतना ज्यादा ब्रांचेज नहीं है, नीचे की ब्रांचेज ज्यादा है जी। हम्म हम्म मैं Conector मिल नहीं गया। खाना वो क्या? सर पता क्या है जी, हिंदी में समझाऊं सर? एक मिनट रुको जरा, भाई साउथ वाले भी हैं यहाँ। हाँ अब हिंदी में मैंने हमें समझा दीजिए सर। ये चार्ट सर नजर ये आ रहा है आपको स्क्रीन पर, हाँ जी बिल्कुल सर, जी सर, यही है सर। है ना? हाँ, तो अब ये देखिए, ये सेंटर में बंदा बैठा हुआ है, ठीक है? ये जो सेंटर में बंदा बैठा है, इसके हस्बैंड, और ये हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड कवर हाँ, होगा। मेल फीमेल हाँ दोनों वाइस वर्सा है सर। ठीक है, मैं मैडम आप समझाओ, आप ऋतु जी आप समझाओ। नहीं सर, आप समझाइए सर, अरे नहीं नहीं बेटर नहीं समझा। नहीं, नहीं मैं सर। मैं बीच में जोड़ दूंगा ना जब जरूरत पड़ेगी। देखो ऐसा है, ये बंदा बीच के अंदर बैठा हुआ है, इसके रिलेटिव कौन कौन है, ठीक है? हम्म। सबसे पहले तो हस्बैंड वाइफ हो गए। हम्म। हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। उसका हस्बैंड, हाँ। अब ऊपर चलो, ऊपर चलो, फादर और मदर हो गए, एफ फादर और और एन, मदर। ठीक है? फिर फादर का ब्रदर और सिस्टर। हाँ, और फिर उनके भी +1, उनका भी स्पाउस। हाँ, उनका भी स्पाउस, बिल्कुल ठीक। उनका भी स्पाउस, और फिर हाँ मदर के भी फादर मदर, और हाँ फादर के मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मैटरनल और पैटर्नल दोनों इंक्लूडेड है। हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ। अब बात अब यह इसमें है कि वो जो फादर के जो मदर फादर है, हम्म। सर। हाँ, हाँ हाँ सर, पूछिए। तो अब क्वेश्चन ये है हम्म। कि जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड हम्म। फादर है और ग्रैंड मदर है, ये तो दोनों हम्म। कवर कर ही लिए इसने, है ना? हम्म। हम्म। अब ग्रैंड फादर से ऊपर जाओगे, ग्रेट ग्रैंड फादर है नहीं है इसके अंदर, नहीं सर, कुछ नहीं, नहीं। नहीं है, नहीं है है। ना? बस ये नहीं है। आपको, ये ग्रैंड फादर तक गया बस, हाँ, ग्रैंड दोनों। फादर और ग्रैंड मदर गया, दोनों साइड में गया, दोनों फादर मैं साइड में नाना गया, नानी और दादा दादी दोनों। जाना राइट। सर दोनों में ही है, वो हाँ वाइस वर्सा है ना सर, हस्बैंड वाइफ, जाना हाँ, दोनों में ही है। अब ऊपर वाला तो समझ में आ गया चार्ट, ऊपर वाले हम्म। में दिक्कत ही नहीं है। हाँ यस सर। अब इधर में क्या हो गया, ब्रदर और सिस्टर हो गया। हम्म। अब ब्रदर की वाइफ भी हो गई और सिस्टर का हस्बैंड हो गया, ठीक है? हाँ, +1 लिखा है, ठीक है? +1। अब जो ब्रदर है, ब्रदर का सन भी कवर हो गया, ब्रदर हाँ, की और डॉटर भी कवर डॉटर। हो गई, और ब्रदर के सन की वाइफ भी कवर हो गई, और ब्रदर की डॉटर है तो उसका हस्बैंड भी कवर हो गया, ठीक है? यस सर। ऐसे सिस्टर है तो सिस्टर का सन और और उसका डॉटर। स्पाउस, और ऐसे सिस्टर की डॉटर और उसका, नहीं सन, spouse। सॉरी सन, हाँ। सन जो है, सन की डॉटर और उसका स्पाउस, ये भी कवर हो गए। हम्म। अब नीचे चलते हैं, हम्म। ये तो सॉरी ब्रदर सिस्टर थे, ये वाले तो ब्रदर सिस्टर थे ना, मतलब हम्म। पैरेलली चल रहे हैं तो ब्रदर सिस्टर है, और ऊपर नीचे जा रहे हैं तो लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट है, मतलब ये है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये ब्रदर है, ब्रदर का क्या फादर इन लॉ कवर्ड है? द आंसर इज नो, 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 है ना? ब्रदर का फादर इन लॉ नॉट कवर्ड सर। हाँ, नॉट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रदर के बच्चे कवर्ड हैं जी बस। हाँ, ब्रदर के बच्चे कवर्ड है, राइट चाहे वो बेटी है तो जवाई, तो बेटा है तो बहू, सिस्टर राइट, ऑल्सो हाँ। सन एंड डॉटर ओनली। मोटा हाँ, मोटा। बिल्कुल ठीक। और ब्रदर का जो क्या ग्रैंड सन कवर्ड है? नो, नो, नॉट कवर्ड। ब्रदर का ग्रैंडसन नहीं है ना सर, सन एंड नहीं। डॉटर ओनली। हाँ, सन एंड डॉटर है। ऐसे ही जो सिस्टर है, सिस्टर क्या क्या ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर कवर्ड है? नहीं। नो। नो तो सर, ये सिस्टर का एक ओनली एक सन एंड लेवल तक डॉटर। जा रहे हैं बस, ब्रदर और सिस्टर में। सर ये +1 लिखा क्या है सर? +1 का मतलब स्पाउस। स्पाउस, स्पाउस। +1 व्हाट का इज इट? मतलब स्पाउस हो गया ना। ओके अगर ओके सन है ओके। तो सन की वाइफ, और डॉटर है तो डॉटर का हस्बैंड। भाई राइट है सर, तो राइट सर। भाभी और मदर है तो फादर, समझ लग हाँ, गई ऐसे, +1 ऐसे है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब नीचे चलो, नीचे सन और डॉटर आ गए, सन और डॉटर। तो सन और डॉटर में भी +1 हो गया, सन हो गया तो उसकी वाइफ हो गई, डॉटर हो गया तो उसका हस्बैंड हो गया। हम्म। अब सन और यहां पर देखो, ये नीचे नीचे जाते जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे तो सर इसका मतलब ग्रेड भी आ गया, मतलब हाँ, ग्रेड देखिए भी आ सर, गया। हाँ इसमें ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर भी आई है, और फिर ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी आई है, ये मेरे को हाँ, कंफ्यूजन है। वो इसीलिए आई है, हाँ। देखो, आपका ग्रैंडफादर तक तो जिंदा रहता है, ग्रेट ग्रैंडफादर के चांस कम होते हैं। नहीं, पर अभी ग्रेट ग्रैंड सन भी सर, मतलब
करेक्ट सर। ग्रेट ग्रैंडसन तो छोटा हो सकता है ना, समझ रहे हो? अच्छा, ओके। करेक्ट सर। भाई हाँ बात यह है कि आदमी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 100 ईयर्स मान लो मैक्सिमम, और क्या? हाँ, करेक्ट सर। गॉट इट, गॉट इट। क्यों तो एमडीएच मसाला ओनर जैसा नहीं हो सकता ना सर। है? हाँ। एमडीएच मसाला ओनर अभी एडवर्टाइजमेंट उन्हें फिर भी दिखा रहे हैं सर, उन्हें देहांत हो गया 1 साल पहले, 99 ईयर्स का। हाँ। अभी एमडीएच वाले एडवर्टाइजमेंट की बात फिर भी कर दिखा रहा रहे है हैं उनको। तो अब नीचे में आ गए, सन और डॉटर आ गए, फिर सन यस का सर, सन और सन की डॉटर, ऐसे डॉटर का सन और डॉटर। राइट सर। फिर बेसिकली उनका हाँ लॉन्जिविटी ज्यादा है, हाँ ग्रेट ग्रैंडफादर लॉन्जिविटी कम है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ठीक वो तो उसको ऊपर खींच लेते हैं ना भगवान, ये बात है। वो ज्यादा ऊपर चला गया तो ऊपर के ऊपर ही खींच लेते हैं उसको, है। ये बात है। डिसीजन मेकिंग भी डिफिकल्ट हो जाता ना सर। भैया जी, यस। सीधा सीधा सा मतलब है, जो बनेगा आईपी, जो आईपी बनेगा वो वो भी 40 पच्चीस साल तीस का साल का होगा। होगा कम से कम। 40 तो कम से कम होगा। हाँ चलो मान लो आज की डेट में 40 हुआ, तो उसके तो दादा परदादा तो कितने होंगे, उसके दादा परदादा तो होंगे नहीं। हाँ हाँ, जिसने नहीं दादा कवर नहीं तक तो किया। कवर्ड है ही, दादा तक हाँ, कवर्ड है, दादा तक कवर्ड है जी, बस। पर दादा कवर्ड 40 नहीं। और 20 60 और 20 80। हाँ 80 में बस। तो 90% चले जाते हैं। हाँ बस 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 भाई। हम्म। सर सबसे। नीचे, सर वो आई मीन दिया ना सर नीचे, हम्म। उसका टू एनी रिलेटिव इज इक्वल टू करता टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजियन इन हाँ एनी ऑफ फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वीरशैव लिंगायत फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो प्रार्थना। वो क्या है सर, वो कुछ बता सकते हैं सर? वो एक्चुअली क्या है भाई, इसमें क्या है, रिलेटिव क्या बोलता है, मेंबर ऑफ एचयूएफ। तो अगर मेंबर ऑफ एचयूएफ है तो मेंबर ऑफ एचयूएफ भी वो जो रिलेटिव में कवर्ड है राइट सर। बेसिकली। तो इसे जो रिलेटिव है इसको हम कर्ता मान लेंगे इन केस ऑफ एचयूएफ। राइट सर। ठीक है ना, बस बात यही है। करेक्ट सर, गॉट इट सर। तो रिलेटिव में हमें वो उसके हिसाब से चलना है, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। तो रिलेटिव को कर्ता मान के चलो और उसके हिसाब से देख लो। अब ये चार्ट सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अंकिता जी को बहुत बहुत थैंक यू, ये तो कभी नहीं भूल बहुत बहुत सकते। थैंक यू, बहुत 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 हाँ एक बार में याद हो गया। हाँ, बहुत बहुत। बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक तो ये इसको दे दो, रिलेटेड पार्ट है। आई थिंक वी शुड कीप दिस चार्ट beside us and हो check it. जाता ना आपके पास। हाँ We do it thrice or खाने 4 का भाई। times, समझ और ये आएगा। देखो, ये अरे सीआईआरपी में खैर भी पढ़ काम आता है, के लिक्विडेशन में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा चार्ट। Correct, पढ़ने sir. तो चुपचाप दिमाग में मत खड़ा करो। अभी सिर्फ एक ही बात है कि आपको मतलब थोड़ा ध्यान से, एक बार पढ़ लोगे तो सब ध्यान में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, अभी नहीं भूलेंगे सर, अब तो मतलब दिमाग में कैसे, ये तो फोटोकॉपी हो गई, ये तो छप गया है कि हाँ है ना? ऐसे ऐसे हाँ है। हाँ हाँ। जाते ही पेपर में बना लेंगे ड्राइंग। ये जो लेना है ठीक है इसको जी। छोड़ दो। तो इसको, अच्छा एक बात और बता दो कि भाई, वेदर द कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड द कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज आरपी आर डिफरेंट और सेम। भाई इफ ए पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड एज ए से बैंक्रप्सी ट्रस्टी एंड इफ ए पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड एज ए प्रोफेशनल, तो कंडीशन सेम है या डिफरेंट है? माय क्वेश्चन डिफरेंट इज है। with the eligibility of bankruptcy trustee and the eligibility for appointment as professional, whether it is same or different? नहीं सर, मेरे ख्याल में तो डिफरेंट। आईआरपी बनेगा, आरपी वाले ही बनेंगे। नहीं, दोनों में डिफरेंस है। हम्म। देखिए, एक तो है बिकॉज वी आर डूइंग बैंक्रप्सी, तो एलिजिबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी ये, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ सर, होगा ना सर, तभी तो जो कोर्स करा रहे हैं। हाँ, तो क्या डिफरेंस है ये बताइए। सर जो बैंक्रप्सी के जो ट्रस्टी बनेगा सर, ही मस्ट बी द रजिस्टर्ड विद द बोर्ड सर। रेजुलेशन प्रोफेशनल मस्ट बी रेजुलेशन प्रोफेशनल। No, that is there. My question was with reference to the relationship. रिलेशन में सर, बैंक ट्रस्ट कहना मतलब जो बैंकरप्ट हो रहा है उसका रिलेशन में हो सकता है कि नहीं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता, खैर। हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता सर। आप किस और किस पर्पज से कह रहे हैं?
So professional should not be related to bankrupt, sir. Class Bankruptcy trustee. with the bank partner. Suppose, let me take you an example. Let me give you an example. Suppose there is a registered valuer. So that registered valuer was employed with the BT. with the company, not the company for which this personal guarantor has today guarantor. देखो, there is a company XYZ Limited. Now X is a director in that company. ये जो X है, एक मिनट मनोज जी म्यूट कर लीजिए अपने को, Mute कर देना. हाँ. So actually XYZ is a company and this XYZ company, एक मिनट जरा ना, मेरा कोई कोरियर आया, एक सेकंड में. मेरा क्वेश्चन ये था कि XYZ Limited is a company. Now X is one of the directors. Because X could not pay the amount of his bank guarantee, so bank insolvency and thereafter bankruptcy proceedings were initiated against him. Now X wants to appoint a registered valuer who was a director in XYZ Limited. देखो, बैंक्रप्सी ट्रस्टी को वैल्यूअर अपॉइंट करना है, ठीक है. एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर पहले क्या था? वो पहले डायरेक्टर था XYZ लिमिटेड में. तो जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है, क्या XYZ के जो डायरेक्टर को रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट कर सकता है या नहीं कर सकता? मेरा क्वेश्चन समझ गए आप या नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए. सर नहीं कर सकता. Sir, because he is a specialist, he can appoint him with the permission of the adjudicating authority, sir. नहीं कर सकता. ओ भैया, सब जगह ये नहीं है कि पॉइंट दे दो एंड परमिशन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगा अपना भी तो दिमाग लगाओ. सर ऐसा आ जाते हो. सर ऐसा है जी, कोई टाइम लिमिट हो सकती है 5-7 साल की, पहले हो ऐसा तो मान सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि हाँ भी वो रिलेटेड और कर दो उसको, ऐसा नहीं होगा. My question is very simple. The question is, XYZ Limited took the loan. X is a director in that company. Because X could not pay, so bankruptcy proceedings were initiated against X. Mr. Lal has been appointed as the bankruptcy trustee. Now, Mr. Lal wants to appoint Y, who is also one of the directors in XYZ Limited as registered valuer. No, sir, नहीं कर सकता. Mr. Y is otherwise qualified. No, sir, he cannot be appointed, sir. Right, very correct. Because appointment of professionals में क्या है? Related party of the corporate debtor cannot be appointed. So if it is covered under related party, cannot be appointed. It should not be an associate of the bankrupt. It should not be an insolvency professional who has acted or is acting as IRP or RP or liquidator in respect of the CD. A partner or director of the IPE of which the bankruptcy trustee is a partner or director. तो ये कुछ कंडीशंस हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. अच्छा, ऑडिटर कौन सा रेगुलेशन नंबर है? रेगुलेशन नंबर है जी आपका 5, बैंक्रप्सी प्रोसेस रेगुलेशंस. अच्छा, ये जो एलिजिबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी में देख लेते हैं. रेगुलेशन 3. अब जैसे मान लीजिए एक्स जो है, एक्स एक गारंटर है, ठीक है. अब एक्स एक फर्म चलाता है और उस फर्म के अंदर ये जो मिस्टर लाल है, ये ऑडिटर था, ठीक है. पिछले साल इसमें ऑडिटर था मिस्टर लाल. नाउ मिस्टर लाल हैज पास द एग्जामिनेशन एंड हैज बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. तो क्या मिस्टर लाल को अपॉइंट कर सकता है एक्स? नहीं सर.
तो नहीं कर सकता। कितना, कोई लिमिट है क्या, कितने पीरियड तक नहीं? 5 इयर्स की है शायद, 5 years. इसमें 5 इयर्स की थी सर, इसमें लिखा तो नहीं हुआ कहीं। ये लिखा हुआ है रेगुलेशन नंबर 3 सब रेगुलेशन 2, एक बार पढ़ लीजिए। Two, sir. यस 3 इयर्स। हाँ A bankruptcy trustee who has been an auditor of the guarantor at any time during the preceding 3 years shall make a disclosure of remuneration received year-wise for such audit to the committee. 3 years, sir. Preceding 3 years. अब बात लिखता क्या है, ये तो लिखता है कि शैल मेक ए डिस्क्लोजर ऑफ रेम्युनरेशन रिसीव्ड ईयर वाइज फॉर सच ऑडिट टू द कमिटी। It should not be an associate of the guarantor, should not be a related party of the corporator, has not acted or is not acting as IRP, RP और liquidator। तो देखा जाए तो डायरेक्टली उसने बार नहीं किया है ऑडिटर ऑफ गारंटर को। क्या कह रहा है, उसको डिस्क्लोजर देना है, डिस्क्लोजर ऑफ रेम्युनरेशन रिसीव्ड ईयर वाइज फॉर सच ऑडिट। There is no bar, right, sir? तो there is no bar as such, but he has to make a disclosure। सर CIRP की केस में तो है ना ये 3 इयर्स की बार। यस बिल्कुल है, बिल्कुल है, CIRP में है। और 5 years, sir. लिक्विडेशन 5 में भी years. है। Right. सर यहाँ ये Liquidation में 5 years है। परमिशन नहीं लेना सर। हाँ जी यार 5 years है। राइट। चलिए अच्छा ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर प्रेपरेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी BT has hired a consultant who is to be paid consultancy charges of 1 लाख। तो इस पर TDS डिडक्ट करना है क्या या नहीं करना है? डिडक्ट करना है सर। Yes. So consultant says he is a senior citizen, has no taxable income and is requested not to deduct any tax। डिडक्ट करना पड़ता सर। डिडक्ट करना पड़ेगा आपको क्योंकि TDS प्रोविजंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 10% करना पड़ता ना सर। हाँ जो भी है। अच्छा इसमें ये तो हो गया मोड ऑफ सेल। एक इसके अलावा एक और केस स्टडी करते हैं, एक और केस स्टडी था उसमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी वाला ना था। लेट मी सी। यस इसमें ये हो गया। Actually, these sections 158 to 163 are a bit complicated। ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि ऐसा जी एक इलस्ट्रेशंस बना दो इनके ऊपर क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही है सेक्शंस 158 टू 163, लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो आई मेड अ केस स्टडी फॉर दिस, है ना। तो एक बार इसको देख लेते हैं 158 टू 163 which basically talks of restrictions on disposal of the property। ठीक है सेक्शन सर। हाँ नहीं ये वाला एक बार जरा ये केस स्टडी पढ़ लीजिए प्लीज। ये पढ़िए जरा सुधाकर जी, प्लीज रीड दिस केस स्टडी। नहीं नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा? यस सर। एक मिनट, शेयर नहीं हुआ क्या? एक मिनट। Now it is visible? Yes sir, it is visible sir. Yes, please read this case study Yes sir. and please open Please. section 158 to 163 also in your books। ठीक है चलिए। Right. Yes please read। Yes sir. Illustration based on section 158. Mohanlal stood a guarantor for a loan taken by XYZ Limited from PNB. On default by XYZ Limited, insolvency proceedings were initiated by PNB against Mohanlal under section 95. The repayment plan proposed by Mohanlal could not be completed and bankruptcy proceedings were initiated against Mohanlal by PNB.
PNB had applied under Section 123 on 1/12/2021 and the application was admitted by NCLT, void its order under Section 126 on 15/1/2022. Discharge order under Section 138 was issued on 22/2023. Mohanlal has the following properties as on 1/12/2021. The date of application, sir. Residential unit in Bengaluru worth rupees 20 lakhs. Leasehold rights in a canteen in a cinema hall. Commercial plot worth rupees 60 lakhs and gold jewelry worth rupees 5 lakhs devolved upon him on death of his father. Mohanlal's father died on 25/2/2023. Okay, after the process was over. Mohanlal is a trustee in a trust and is holding property worth rupees 15 lakhs on behalf of that trust. Agricultural land in a village. So these are the properties owned by Mohanlal. Now who is Mohanlal? Mohanlal is a guarantor. Okay. So bankruptcy proceedings have been initiated. Right. He applied, and application also has been admitted. Yes, sir. Now once an application has been admitted, what will Mohanlal be called in such a scenario? क्या बोलेंगे? Insolvent, bankrupt, क्या बोलेंगे? Undischarged bankrupt. Right, very correct. Undischarged bankrupt, sir. बिल्कुल ठीक है. Based on the above facts, please answer the following questions. Yes. Right. एक बार पढ़िए जरा. Yes, sir. He entered into an agreement on 5/12/2021 to sell the Bengaluru residential unit to Chandrasekharan. Chandrasekharan is not aware about the bankruptcy proceedings initiated against Mohanlal and has acquired the residential unit in good faith for value and without notice to the bankruptcy proceedings. तो एक बार देखिए इसमें, the date is important. The date of the agreement is 5/12/21. Now let us see 5/12/21 falls where? On 5/12/21, application has been made, but it has not yet been admitted. ठीक है? Because the application was admitted on 15/1. 15/1/22. 22. ठीक है ना? Right. अभी ये कब किया है इन्होंने? ये किया है 5/12/21. ठीक है ना? तो 5/12/21 क्या है? एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बट इट इज येट टू बी एडमिटेड. ठीक है? ये स्टेज है. सो इफ देयर इज अ केस वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी बट इट हैज नॉट बीन एडमिटेड, सो द क्वेश्चन इज वेदर द बैंक्रप्ट कैन alienate his properties. This is the question. And he has sold these properties, he has transferred these properties, he has sold this property to someone who has bought it in good faith for value and without notice of the bankruptcy proceedings. Yes, please read. हाँ सर. Yes, sir. ये पूरा पढ़ो सर. In view of the above. पढ़िए. Once again or in view of the above, say sir. हाँ, इतना ही पढ़ लीजिए बस. पहले तो पढ़ ही लिया, बाकी सबको नजर आ भी रहा है ये. Right, sir. In view of the above, which of the following options is correct? A. There is no restriction on disposition of Bengaluru residential unit by Mohanlal since it is an excluded asset. B. The transfer of residential unit is voidable at the option of Chandrasekharan. C. The transaction of transfer is void. D. Interim moratorium is applicable to creditors and not to the debtor. Hence, the transfer is valid. Now, before we answer this question, let us read section 158. Yes, section 158. I have reproduced this section. So now, वन please read this सर कह section. रहा है कि नहीं कर सकता. Right, sir. हाँ. Yes, sir. Any disposition of property made by the debtor during the period between the date of filing of the application for bankruptcy and the bankruptcy commencement date shall be void. तो देखिए आंसर यही मिल गया आपको. Correct, sir. क्योंकि क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बैंक्रप्सी कितना है? 1/12. 1/12. ठीक है. और आपका ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है एनी डिस्पोजिशन बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग एंड द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट. इसके बीच में फॉल कर रही है ये डेट, है ना? Correct, sir. Because Mr. Mohanlal is in the know that it has already been filed. Yes. So any disposition, it shall be void. And he can take action only based on the decision of the adjudicating authority.
अभी सेकंड पढ़ लीजिए। So any disposition of property made under subsection 1 shall not give rise to any right against any person in respect of such property, even if he has received such property before the bankruptcy commencement date in good faith, for value, and without notice of the filing of the application for bankruptcy. तो वो क्या Sir. बोलता है कि suppose there is a person Ah, who has bought this property in good faith for value and without notice, still it shall be void. तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, correct, sir. Correct, ये sir. ट्रांजैक्शन ही void हो जाएगी. Ah, And for the purpose of this section, the term property means all the property of the bankrupt, whether or not it is comprised in the estate of the bankrupt. ठीक है? yes, sir. But it shall not include property held by the debtor in trust for any other person. So this has to be read with section 155. Section 155 क्या बोलता है? Section 155 बोलता है Estate of the bankrupt. bankrupt. Sir. हाँ. Estate of the bankrupt. Estate of the bankrupt में क्या बोलता है? It shall not include excluded assets. Right, sir. लेकिन यहां क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है प्रॉपर्टी मीन्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंकक्रप्ट, वेदर और नॉट इट इज कंप्राइज द एस्टेट ऑफ द बैंकक्रप्ट. इसका मतलब एक्सक्लूडेड एसेट्स का भी सेल नहीं कर सकता. राइट सर. समझ रहे हो आप? क्योंकि 155 में क्या बोला? 155 में बोला कि बैंकरप्सी एस्टेट में व्हाट एसेट्स विल कम, उसमें बोला इट शैल नॉट इंक्लूड एक्सक्लूडेड एसेट्स. लेकिन यहां क्या बोलता है? यहां बोलता है वेदर और नॉट इट इज कंप्राइज्ड इन द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट. समझ गए आप पॉइंट? ही क्या है? हाँ यस सर, बिकॉज फाइलिंग हो गया ना सर यहाँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखें सर, बट बेचारा चंद्रशेखर इज द बेचारा. यस यस राइट, वेरी गुड. So the transaction of transfer will be void. ठीक है? तो 158 समझ में आ Excuse me, गया? sir. हाँ जी. Sir, if it had been in CIRP, तो उस केस में तो AA has to decide ना, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में कवर हो जाएगा ये. अगर ये मतलब हाँ अगर ये बिल्कुल ठीक है. CIRP का केस होता. You are correct. Yes. So normally, if it is without notice of bankruptcy, so then it will be covered. Section 44 says so. बिल्कुल, you are very correct. सर हाँ जी. यदि मान लो कोई पर्सनल व्हीकल है जी, हाँ ठीक है. और वो एक्सीडेंटल एसेट में आ गया. सर वो जा रहा था और हाँ. वो फुली एक्सीडेंटल हो गया जी. हाँ ठीक है, हो गया. अब वो भी बिक सकता है या नहीं बिक सकता? नहीं, वो कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखना पड़ेगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 27 में. प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कैश ऑल्सो. कुछ भी नहीं कर सकता वो फाइलिंग के बाद में. भाई प्रॉपर्टी में तो आ ही गया ना वो, जब तक उसका कुछ भी वैल्यू है तो वो प्रॉपर्टी है. ठीक है सर. क्योंकि वो कार की इसमें बात कर क्लियर रहे हैं. लिख दिया. इसमें क्या लिख दिया? वेदर और नॉट इट इज कंप्राइज्ड इन द एस्टेट ऑफ द बैंकक्रप्ट, मतलब एक्सक्लूडेड एसेट्स को भी नहीं सेल कर सकता. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है जी. Now continuing with this illustration is based on section 158. तो समझ में आ गया ना? 158 में कोई डाउट नहीं है? नहीं सर. है ना? अब 159 पढ़िए. ये पढ़िए जरा सुधाकर जी. Yes sir. Continuing with the above illustration, what are the rights of the bankruptcy trustee Amit Talwar in case the property devolved upon Mohanlal has been disposed of by Mohanlal to Rooplal? Rooplal acquired this property in good faith for value and without notice of the bankruptcy proceedings. ये तो इस केस में क्या हुआ सर? some property has devolved upon Mohanlal. देखो कुछ लिखा ना इसमें. Commercial plot worth 60 lakhs and gold jewelry worth 5 lakh devolved upon him on death of his father. उसके फादर की डेथ हो गई और ये प्रॉपर्टी और गोल्ड ज्वेलरी उसके पास आ गई. ठीक है. Now what will be the position of this property? This is given in section 159. तो पहले हम 159 पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे. ठीक है ना? दिस इज 159. 159 पढ़ लीजिए एक बार जरा. तो once we read 159, it will be very easy to answer the question. Yes. Right. 159 after acquired property of bankrupt.
The bankruptcy trustee shall be entitled to claim for the estate of the bankrupt any after acquired property by giving a notice to the bankrupt. 2. A notice under subsection 1 shall not be served in respect of A. excluded assets, or B. any property which is acquired by or devolves upon the bankrupt after a discharge order is passed under section 138. 3. The notice under subsection 2 shall be given within 15 days from the day on which the acquisition or the devolution of the after acquired property comes to the knowledge of the bankruptcy trustee. 4. For the purposes of subsection 3, A. anything which comes to the knowledge of the bankruptcy trustee shall be deemed to have come to the knowledge of the successor of the bankruptcy trustee at the same time. And anything which comes to the knowledge of a person before he is appointed as a bankruptcy trustee shall be deemed to have come to his knowledge on the date of his appointment as bankruptcy trustee. 5. The bankruptcy trustee shall not be entitled by virtue of this section to claim from any person who has acquired any right over after acquired property in good faith for value and without notice of the bankruptcy. 6. A notice may be served after the expiry of the period under subsection 3 only with the approval of adjudicating authority. Explanation. For the purposes of this section, the term after acquired property means any property which has been acquired by or has devolved upon the bankrupt after the bankruptcy commencement date. ठीक है, तो काफी दही हो गया दिमाग का. Right, sir. काफी, बट चलो समझते हैं इस सेक्शन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वंस वी try to understand with the help of an example. So this is the illustration. Mohanlal's father has died and certain property has devolved upon him. So what is material is the date of death. ठीक है, Mohanlal's father has died on 25th February 2023. Correct. And let us see where this date falls. This date falls after the discharge order was issued, sir. हाँ. So and we have seen that अभी इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं हम जरा. 159 में ये पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ लेते हैं. क्या बोलता है? यहाँ बोलता है. Yes, sir. The bankruptcy trustee shall not be entitled. ये है ना सर? इससे पहले ये ए नोटिस अंडर सबसेक्शन 159(2) के आंसर, इसका आंसर मिलेगा. ए नोटिस अंडर सबसेक्शन 1(2) shall not be served in respect of excluded assets. excluded assets में नहीं आ जाएगा, ठीक है. और any property which is acquired by or devolves upon the bankrupt after a discharge order is passed. ठीक है, तो इस सिचुएशन में this property devolved upon after the discharge order. Yes, sir. ठीक है ना. तो इसके लिए ये वाला प्रॉपर्टी फिर इसमें कवर नहीं होगा. एक्सक्लूडेड एसेट्स का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सर अभी उन्होंने मरने के बाद डिवॉल्व होगा, वो एक्सक्लूडेड एसेट हो जाता ना सर. एक्सक्लूडेड एसेट तो हमारे को डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 79 में. राइट सर. सेक्शन 79 में डेफिनेशन है. भाई रूरल हाउस है अप टू 10 लाख है, अर्बन हाउस है 20 लाख है. अगर मान लो रूरल हाउस 10 लाख तक का डिवॉल्व हो गया, क्योंकि आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात करता है 159 में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी वेदर इट इज एन आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, ओनली देन दिस सेक्शन विल कम इनटू प्ले 159. ठीक है. आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है? विच डिफॉल्ट्स अपॉन द डेथ. यस सर. है ना. तो उसमें क्या है? एक्सक्लूडेड. सपोज फादर ए प्रॉपर्टी डिवॉल्व्ड and it is a house belonging to the father, but the value of the house is say 9 lakhs. It is situated in a rural village. ठीक है ना. तो फिर वो कवर नहीं होगा इसके अंदर. ऐसे अर्बन एरिया में अप टू 20 lakhs कवर नहीं होगा. और भी कुछ चीजें हैं उसके अंदर. एक्सक्लूडेड एसेट्स वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना. कोई भी अनएनकम्बर्ड एसेट हो, पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं which cannot be parted with due to religious usage, उसमें 1 लाख का है ना. रूरल हाउस के लिए 10 lakhs है, अर्बन हाउस के लिए 20 lakhs है ना. हाउस होल्ड इफेक्ट्स वो सब हम पढ़ चुके हैं 79 में.
इंश्योरेंस पॉलिसी वो हाँ, सब भी है ना सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ जी। अब इसका आंसर ढूंढिए जरा 159 का। नाउ ही मोहनलाल ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू रूपलाल, और रूपलाल ने वो प्रॉपर्टी गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस खरीदी है। तो Yes, क्या sir. हो? पहला क्वेश्चन देखिए, द बैंक्रप्सी ट्रस्टी कैन गिव नोटिस टू द बैंकरप्ट फॉर बोथ द कमर्शियल प्लॉट एंड गोल्ड ज्वेलरी। दे सकता है नोटिस या नहीं दे सकता? Commercial plot को this is not gold jewelry, sir. गोल्ड ज्वेलरी तो पर्सनल ऑर्नामेंट हो गए ना सर? नहीं, गोल्ड ज्वेलरी 5 लाख की है ना, 1 लाख तक ही तो कवर्ड है। अच्छा हाँ। और बात इससे पहले देखो, आप डिस्चार्ज ऑर्डर इशू हो चुका है, डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद तो नोटिस दे ही नहीं सकता। ओके। लिखा है ना 159 में, ये हाँ, पढ़ा है right, ना, sir. which is acquired by or devolves upon the bankrupt after a discharge order is passed। तो यहाँ Right, तो sir. डिस्चार्ज ऑर्डर पास हो चुका था, Right, sir. so he cannot give this notice। So if they ask you this question, whether the bankruptcy trustee can give notice to the bankrupt for both the commercial plot and gold jewelry, the answer is no। ठीक है। सेकंड, इसका आंसर ये, बोथ द प्रॉपर्टीज गोल्ड ज्वेलरी एंड कमर्शियल प्लॉट हैव बीन एक्वायर्ड बाय रूपलाल इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ द बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, हैंस नो नोटिस कैन बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टीज। ये बात सही है गलत है? गलत है। गलत है? क्यों? अभी तो 159 पढ़ा। अगर मान लो सपोज दिस प्रॉपर्टी डिवॉल्व्ड अपॉन मोहनलाल बिफोर द डिस्चार्ज ऑर्डर वाज इशूड, तो क्या होता? तो भी ये नोटिस नहीं दे सकता था। क्यों? ये देखो, द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन टू क्लेम फ्रॉम एनी पर्सन हु हैज गुड एक्वायर्ड फेथ। एनी राइट ओवर आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ बैंक्रप्सी। Right, sir. रूपलाल को पता नहीं था, मान लीजिए रूपलाल को हाँ। नॉट अवेयर अबाउट द बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, मोहनलाल ने रूपलाल को बेच दिया, Right, sir. तो क्या रूपलाल से क्लेम कर सकते हो? द आंसर इज नो। हमें क्या Correct, देखना? sir. व्हाट वी After हैव टू acquired सी property है ना, sir. इन गुड फेथ। मतलब सर वो किसी भी बिफोर हो या आफ्टर हो वो नहीं कर सकता अगर गुड फेथ में, यही मतलब हुआ ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। नहीं, आफ्टर द डिस्चार्ज ऑर्डर तो कुछ भी होगा ही नहीं फिर तो, हाँ। ये तो वही कवर हो गया। हम्म। अब इसमें ये है कि अगर इवन बिफोर डिस्चार्ज ऑर्डर है, ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है, तो भी अगर गुड फेथ है, फॉर वैल्यू है एंड विदाउट नोटिस है, तो फिर जो है उसको नोटिस नहीं दिया जा सकता। सर वो नोटिस नहीं दे सकते सर बिफोर द डिस्चार्ज ऑर्डर। यस, सपोज let us change the facts। Suppose Sir. Mohanlal's father died on say 19th February, ठीक है, discharge order was issued on 20th February। Correct, sir. Suppose Mohanlal's father died on 19th February, Right. then also Rooplal cannot be given notice। Why? Because he has acquired this property in good faith for value and without notice of the bankruptcy proceedings। This is the Correct, sir. करेक्ट सर, उन्होंने मरना नहीं मालूम है ना सर। हाँ, नहीं मालूम की बात नहीं, वो गुड फेथ फॉर वैल्यू है एंड correct. विदाउट नोटिस ऑफ द बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर। सो बोथ द प्रॉपर्टीज इसमें, बट इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो both the properties have devolved upon Mohanlal after the date of discharge order under section 138 and they are not covered under section 159। But we have considered other scenarios also। We have considered a scenario by changing the date of death to 19th February। correct, sir. So Correct. even if the date of death is 19th February, still if this property has been transferred to Rooplal, ठीक है, as is the facts, and Rooplal has acquired this property in good faith for value and without notice, then the notice cannot be given। सर इस केस में ना रूपलाल को एसोसिएट बना के भी एक ट्विस्ट बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस में।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। चलिए 60 देखते हैं, एक बार पढ़िए सुधाकर जी। यस सर। ये ABCD सर, ये पूरा पढ़ो सर। पूरा या पढ़िए। अभी तो इलिस्ट्रेशन, सॉरी, सिचुएशन तो इलिस्ट्रेशन। ऊपर ही दी हुई है ना। मैं सोच रहा था पिछले वाले पढ़ रहे नहीं नहीं। Sorry, sir. Illustration based on section 160. Continuing with the above illustration, what are the rights of bankruptcy trustee regarding the agricultural land situated in a village? The bankruptcy trustee Amit Talwar had issued advertisement in local newspapers about the proposal to sell agricultural land, but nobody came forward. The onerous property ho gaya. The land is situated near an Allah. Sukhbir Singh had been given the rights to go grow crops on the land for a period of 5 years. Sukhbir Singh came to know that the bankruptcy trustee is interested in disclaimer of onerous property and has written to Amit Talwar that he has spent a sum of rupees 25,000 towards mobilization of resources to sow the agricultural land. A. The bankruptcy trustee can disclaim the agricultural land without giving a notice to anyone since no buyer came forward. Whether this statement is correct, but let us read section 160 before we answer these questions. This is section Right, 160. Please read this, then Right. it will be easier to understand. Right, देखो, sir. Onerous अब आपको property. 158 और 159 तो समझ में आ गए होंगे, Yes, sir. Yes, sir. है ना? इसके साथ पढ़ा था, अच्छा समझ जाते हैं, सर. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Subsection 1. The bankruptcy trustee may, by giving notice to the bankrupt or any person interested in the onerous property, disclaim any onerous property which forms a part of the estate of the bankrupt. Subsection 2. The bankruptcy trustee may give the notice under subsection 1, notwithstanding that he has taken possession of the onerous property, endeavored to sell it, or has exercised rights of ownership in relation to it. Subsection 3. A notice of disclaimer under subsection 1 shall, subclause A, determine as on the date of such notice the rights, interests and liabilities of the bankrupt in respect of the onerous property disclaimed. B. Discharge a bankruptcy trustee from all personal liability in respect of the onerous property as from the date of appointment of the bankruptcy trustee. 4. A notice of disclaimer under subsection 1 shall not be given in respect of the property which has been claimed for the estate of the bankrupt under section 155 without the permission of the committee of creditors. Yes. 5. A notice of disclaimer under subsection 1 shall not affect the rights or liabilities of any other person, and any person who sustains a loss or damage in consequence of the operation of a disclaimer under this section shall be deemed to be a creditor of the bankrupt to the extent of the loss or damage. Explanation. For the purposes of this section, the term onerous property means 1. Any unprofitable contract, and B2. Any other property comprised in the estate of the bankrupt which is unsaleable or not readily saleable or is such that it may give rise to a claim. ठीक है जी. So Right, the sir. concept of onerous property you have already seen. Unprofitable contracts. Yep. Any proposition where the liability is more, the realization is less. So the bankruptcy trustee may disclaim such onerous properties. So this is the concept. Now let us read this question. So there is an agricultural land. That agricultural land is situated near a drain, near a nala. Nala. ठीक है. No takers, even press advertisement was issued. But there is a person who is interested in this property. Sukhbir Singh. He has got the right to grow crops on the land for a period of 5 years. Now he comes to know that the bankruptcy trustee is interested in disclaimer of the owner's property, and he has written to this Amit Talwar that he has spent some money towards mobilization. So the first question is,
Now this bankruptcy trustee wants to disclaim this agricultural land. So whether he can disclaim it without giving notice to anyone? It's no, but he has to give notice, na sir. To whom? To Sukhbir Singh? Yes, right. Because Sukhbir Singh is the person interested in this property. Okay? The bankruptcy trustee can disclaim the agricultural land after giving a notice to Mohanlal and Sukhbir Singh. मोहनलाल कौन है? मोहनलाल तो बैंकरप्ट है ना? मोहनलाल की तो बैंकरप्सी चल रही है ना? Correct, correct, sir. थर्ड क्या है? The bankruptcy trustee can disclaim the agricultural land after giving a notice to Mohanlal and Sukhbir Singh. However, Sukhbir Singh can claim the amount of 25,000 and shall be deemed to be a creditor of Mohanlal to that extent. क्योंकि अब इसका तो नुकसान हो गया ना भाई, इसने he has mobilized his resources, say agricultural equipments or so he has spent 25,000 towards mobilization of resources to sow the agricultural land. अभी जब उसी को डिसोन कर देंगे, डिस्क्लेम कर देंगे, तो he will not be able to sow on that land. तो इसके 25,000 कौन भरेगा, ये भी क्वेश्चन है. उसके लिए क्या लिखता है ये? A notice of disclaimer under subsection 1 shall not affect the rights or liabilities of any other person and any person who sustains a loss or damage in consequence of the operation of a disclaimer under this section shall be deemed to be a creditor of the bankrupt to the extent of the loss or damage. तो ये क्रेडिटर बन जाएगा बैंकरप्ट का 25,000 रुपए के लिए. ठीक है जी? Right, sir. ये वाला पॉइंट और पढ़ लेते हैं. सेक्शन 160 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? A notice of disclaimer under subsection 1 shall not be given in respect of the property which has been claimed for the estate of the bankrupt under section 155 without the permission of the committee of creditors. 155 क्या बोलता है? 155 talks of estate of the bankrupt. Sir, it says it cannot be given without the permission of the COC, sir. It is not that it cannot be given. It should not be given without the permission. Right. तो ये भी हो गया हमारा. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 को पढ़ते हैं. Sir, continuing with the above illustration, Rajbir Singh, on coming to know of the advertisement for sale of agricultural land, had visited the office of Amit Talwar and inquired from him on phone whether the bankruptcy trustee wanted to disclaim the agricultural land. So there is another person who is interested. Right, राजबीर सिंह को पता चला कि भाई ये एग्रीकल्चरल लैंड को डिस्क्लेम कर रहे हैं. Right, sir. तो ये इंक्वायर्ड ऑन फोन फ्रॉम द Yes, बैंक. sir. Whether the bankruptcy trustee wanted to disclaim the agricultural land. However, Amit Talwar informed him that no decision has yet been taken and he would let him know in case of any further development in the matter. In view of the above, can the bankruptcy trustee go ahead with the disclaimer? क्या होगा इसमें? सर अभी सुखबीर सिंह भी कर रहे हैं ना सर. अभी सुखबीर सिंह कर रहे हैं. ये तो गलत है इसका. सर हाँ नहीं ठीक है, आंसर यही ठीक है. एक्चुअली लेट अस रीड सेक्शन 161. Right, sir. Notice to disclaim onerous property. Subsection 1. No notice of disclaimer under section 160 shall be necessary if a person interested in the onerous property has applied in writing to the bankruptcy trustee or his predecessor requiring him to decide whether the onerous property should be disclaimed or not. And B. A decision under clause A has not been taken by the bankruptcy trustee within 7 days of receipt of the notice. 2. Any onerous property which cannot be disclaimed under subsection 1 shall be deemed to be part of the estate of the bankrupt. Explanation.
For the purposes of this section, an onerous property is said to be disclaimed where notice in relation to that property has been given by the bankruptcy trustee under section 160. So actually, if there is a person, basic crux of this section is that if there is a person who is interested, he has to apply in writing. Yes, sir. Okay? If he doesn't apply in writing, then no notice is necessary. This is the meaning. So in this case, he has acquired on phone only. He has not applied in writing. Acha, acha. So that's why you have put it in bold letters, inquired from him on phone. Yes. हाँ. Acha, acha, acha. So he has to apply in writing. लिखा ना? Right, sir. Right, sir. Yes. तो ये है point. चलिए next. Illustration based on section 162. Continuing with the above illustration, Mohanlal has got leasehold rights in a canteen in a cinema hall. He has, however, sublet the canteen to Narayan Murthy for a period of 5 years. Narayan Murthy has mobilized the necessary fixtures and appliances for the canteen and shall suffer damages of rupees 2 lakhs in case the canteen contract is cancelled. Amit Talwar had given the notice of disclaimer to Narayan Murthy, but Narayan Murthy was in his ancestral village when the notice was received and could not raise any objection. On his return from the village, an application objecting to the disclaimer was filed by the advocate of Narayan Murthy, but was not admitted by the adjudicating authority. In view of the above, can the lease rights of cinema hall be disclaimed? A, yes, for rupees 2 lakhs, he shall be deemed to be a creditor. No, only after decision allocation of Narayan Murthy, only after payment of 2 lakhs to Narayan Murthy. So let us, before answering this question, let us read Yes. section 162. 160. Right, sir. ठीक है? 162 पढ़ेंगे. Yes, sir. अच्छा ये भी कुछ क्वेश्चन है, पढ़ ले. ये है 162. उसके बाद में then we'll go to questions. Right, sir. Disclaimer of leaseholds. One, Actually, subsection. the difference is here it is talking of leasehold property. Right, sir. Right. 1. Subsection 1. The bankruptcy trustee shall not be entitled to disclaim any leasehold interest unless a notice of disclaimer has been served on every interested person. And subclause A. No application objecting to the disclaimer by the interested person has been filed with respect to the leasehold interest within 14 days of the date on which a notice was served. And B. Where the application objecting to the disclaimer has been filed by the interested person, the adjudicating authority has directed under section 163 that the disclaimer shall take effect. 2. Where the adjudicating authority gives a direction under clause B of subsection 1, it may also make order with respect to fixtures, improvements by tenant, and other matters arising out of the lease as it may think fit. तो ये है, ठीक है. Right. इसमें टेनेंट कौन है ये बता सकते हैं? टेनेंट कौन है? अभी टेनेंट नारायण मूर्ति होगा ना सर? राइट, वेरी करेक्ट. और लीज होल्ड राइट क्या है? लीज होल्ड राइट है उसका जो कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट है. राइट सर. है ना? अब कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर में इसने अपना वहां मोबिलाइज कर रखी है रिसोर्सेज नारायण मूर्ति के. राइट सर. पहली बात तो ये है कि वो बोलता है कि ही शैल सफर डैमेज ऑफ 2 लाख. तो इस 2 लाख का क्या होगा? ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा? He must be available to him, sir. यहाँ लिखा है ना, इसमें 162 में लिखा है, क्या बोलता है? It may also make order. So the adjudicating authority may also make order with respect to fixtures, improvements by tenant, and other matters arising out of the lease that it may think fit. ठीक है? Right, sir. It is based on the order of the adjudicating authority. Right, right. Right, sir. सर आप ये बनाया सर, ये आप बनाया सर, ये क्या? ये पूरा हाँ. So only you can make Narayan Murthy Infosys founder as a candidate.
भाई थोड़ा पढ़ने में मजा भी आना चाहिए ना, ये भी तो जरूरी बहुत है। मजा। इससे पता क्या होगा, ऐसे आपको केस स्टडी याद हो जाएगा, मेन बात ये है। करेक्ट सर। हाँ नहीं। भाई पर्पस क्या है, पर्पस तो ये ना आपको याद हो जाए। करेक्ट सर, करेक्ट सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The adjudicating authority in its order directed Narayan Murthy to remove the fixtures installed by him without any direction as to cost. Narayan Murthy can still claim rupees 2 lakhs and cost of removal of fixtures from Mohanlal. Narayan Murthy can claim rupees 2 lakhs but not the cost of removal of fixtures from Mohanlal. Narayan Murthy cannot claim anything. Narayan Murthy can claim reasonable expenses as ratified by COC. इसके बिफोर आंसरिंग Sir, लेट अस सी द फैक्ट्स। एक बार फैक्ट्स देख लेते हैं, yes, sir. क्या बोल Here, हाँ, हियर क्या है कि ये नेसेसरी फिक्सचर्स को और डैमेजेस को दे सकता है, बट नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दोस फिक्सचर्स। ये वहां ये नहीं दिया सर। इसलिए एक्चुअली ही हैज क्लेम टू थिंग्स, वन इज 2 lakhs एंड सेकंड इज Yes, sir, कॉस्ट 2 ऑफ lakhs रिमूवल ऑफ तो फिक्सचर्स। हाँ, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कॉस्ट ऑफ द रिमूविंग द फिक्सचर्स सर। हाँ, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दे डायरेक्टेड नारायण मूर्ति टू रिमूव द फिक्सचर्स विदाउट एनी डायरेक्शन। ना सर, वो So डायरेक्ट adjudicating करना authority did not say that who will bear the cost of removal of the fixtures. ओके। So basically, it has to be as per the decision of the adjudicating authority. In case adjudicating authority doesn't say anything about who will bear the cost of removal, so then it has to be borne by the person who owns. सर इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन डाल सकते हैं सर। नहीं, ये जो भी लिखा है बस वही है इसमें। ये क्या बोलता है? नहीं, वो कॉस्ट के बारे में नहीं दिया ना सर। हाँ बस। चलिए नेक्स्ट देखिए। Continuing with the above illustration, an application challenging the disclaimer may be made by the following persons under section 63 to the adjudicating authority by A. Sukhbir Singh, Narayan Murthy, Rooplal, Chandrasekhar. So we know सुखबीर सिंह कौन है? Who is सुखबीर सिंह? सुखबीर सिंह तो पहला वाला सर, फर्स्ट वो खेती बाड़ी करा ना सर 5 साल। और नारायण मूर्ति कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर। रूपलाल कौन है? रूपलाल इज the one who purchased property. राइट। और चंद्रशेखरन कौन है? सर चंद्रशेखर चंद्रशेखरन यहाँ देख लेते हैं। चंद्रशेखरन बेंगलुरु कौन थे? प्रॉपर्टी परचेज इन गुड फेथ। हाँ चंद्रशेखरन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इतना देर से पढ़ा तो याद रह रहा है सर, मगर वहां एग्जाम में इमीडिएटली ये इसको 5 मिनट में पढ़ के यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, वो मुश्किल हो जाता है सर। प्रैक्टिस से आई थिंक वी कैन डू इट। हाँ कोई बात नहीं, 163 एक बार पढ़ लीजिए। देखो इसलिए Yes, तो sir. बार बार ये प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। करेक्ट सर। चैलेंज अगेंस्ट डिस्क्लेम प्रॉपर्टी। और फिर आपको देखो ऐसा है, यू हैव टू टेक 60 मार्क्स ओनली, 100 थोड़ी लेना है आपको। करेक्ट, अभी समझ आ रहे हैं सर। अब देखो 60 70 वहाँ लेना इतना ego मुश्किल के भी लिए- नहीं है। करेक्ट सर, वहां ईगो के लिए नहीं जाना, पास होने के लिए सोचना है। राइट बिल्कुल। राइट सर। Subsection 1, Section 1. An application challenging the disclaimer may be made by the following persons under this section to the adjudicating authority. ठीक है। Any person. Because Sir. what we have asked is, we have asked who can challenge, Right, sir. है ना? Right, sir. So, any person who claims an interest in the disclaimed property. So first, let us see whether there is any person who can claim the interest in disclaimed property. कौन कौन है इसमें? सुखबीर सिंह है क्या? डिस्क्लेम प्रॉपर्टी में सुखबीर सिंह है सर। नारायण मूर्ति है क्या? नारायण मूर्ति है, उसका तो कैंटीन है। यस सर, यस है ना? सर, यस सर। रूपलाल कुछ नहीं है ना? रूपलाल को तो प्रॉपर्टी बेची थी और चंद्रशेखरन ने भी प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसका कोई प्रॉपर्टी वाला कोई चक्कर इसमें नहीं है। So these two are the persons, Sukhbir Singh and Narayan Murthy, basically. Right, sir. Yes. Then Any person who is under any liability. any person who is under any liability in respect of the disclaimed property. ये कौन है? ये कौन है under any liability in respect of the disclaimed property?
एनी इसमें कौन कौन लायबिलिटी, कवर हो जाएगा? डिस्क्लेम प्रॉपर्टी लायबिलिटी मतलब दोनों सर, सुखबीर सिंह और नारायण मूर्ति सर। हाँ, सुखबीर सिंह कौन था? सुखबीर सिंह वो था ना जिसके वो पास पहला वाला सर, पहला खेती बाड़ी कराना सर, हाँ बिल्कुल नाला बिल्कुल। नाला के हाँ, पास तो खेती बाड़ी। 25,000 उसके खर्च हुए पड़े हैं इसमें। हाँ करेक्ट सर। ठीक है। Then where the disclaimed property is a dwelling house, any person who on the date of application for bankruptcy was in occupation of or entitled to occupy that dwelling house. Suppose it is a Two, case of a dwelling house. So in case of sir, dwelling house, any person who was in occupation of that dwelling house or who is entitled to occupy that dwelling house, right sir, he can also challenge the disclaimer. right sir. Two, the adjudicating authority may on an application under subsection 1 make an order for the vesting of the disclaimed property in or for its delivery to any of the persons mentioned in subsection 1. तो सबसेक्शन 1 में जो है जिन्होंने भी चैलेंज किया उनको भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है? दे सकता है। 3, the adjudicating authority shall not make an order in favor of a person who has made an application under clause B of subsection 1 except where it appears to the adjudicating authority that it would be just to do so for the purpose of compensating the person. मतलब be any person who is under any liability in respect of the disclaimed property. मतलब ये सुखबीर सिंह आ जाएगा सर. And also the effect of an order under this section shall be taken into account while assessing loss or damage sustained by any person in consequence of the disclaimer under section 5 of subsection 160. 5. An order under subsection 2 vesting property in any person need not be completed by any consequence, assignment or transfer. तो ये हमारा बेसिकली, so we tried to understand section 158 to 163 through various illustrations, है ना? Right. तो एक दो बार इन illustrations को और पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. Because this illustration has been created specifically for this purpose, we can include more questions also, है ना? तो इसमें कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं Right, sir. बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग. तो अच्छा, सर इसके ये बाद दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज सर. अच्छा ये वाला देखते हैं. ये एक थोड़ा इसका देख लेते हैं, पेनल्टी वाला का देख लेते हैं केस स्टडी. राइट सर. ये पेनल्टी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है. ये केस स्टडी पढ़ लीजिए वैसे. राइट सर. गड़बड़ झाला Gadbad Jala and Co. is a partnership firm which has 3 partners, namely Gad, Bud and Jhala. Mr. Gaban was appointed as the bankruptcy trustee. Creditors of the firm are Mr. Paltu and Mr. Sida. What shall be the punishment for the following offences? हाँ, तो इसमें because we have to understand the penalty provisions, ठीक है? Right, sir. Penalty provisions are given in ये सेक्शन में दिए हुए हमारे को 140, Yes, sir. 184 184 से 187 तक. Right, sir. 185 to 187. पहला देखिए, मिस्टर पलटू. सर इसका नाम केजरीवाल भी रख सकते हैं. Yes, sir. 1 Paltu. हाँ, Mr. Paltu agrees to vote in favor of ये पालतू है पालतू सर. पलटू 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 में जो पलट जाता अपनी बात. पलटाया. Paltu agrees to vote in favor of repayment plan for an amount paid to him by Mr. Gad. Actually, because there is a concept of repayment plan and there has to be voting also. Correct, sir. अच्छा, वोटिंग में कितना परसेंटेज होना चाहिए? 75 या मोर देन 75? Not less than 75%, sir. एक बार पढ़ लो भैया. Sir. 5%. Yes, sir. More than 75. हाँ, मोर देन है ना? हाँ जी, मोर देन सर, इसी में मोर देन. हाँ, किसमें? 184 है ना सर. 184 नहीं, 184 में तो पेनल्टी होगा यार. 184 में ये थोड़ी है. हाँ, परसेंटेज वो वाला. रीपेमेंट प्लान तो आपका इंसॉल्वेंसी में आएगा ना.
मोर देन 3/4 इन वैल्यू लिखा है, सेक्शन 111। ठीक है, चलिए। Right. अभी हमारा पॉइंट क्या है? हमारा तो पॉइंट ये है कि सपोज ए क्रेडिटर एग्रीज टू वोट ऑन अ रीपेमेंट प्लान, है ना? भाई हमें कुछ पैसे दे दो, हम रीपेमेंट प्लान के फेवर में वोट कर देंगे। Right, sir. ये है 184 सबसेक्शन 2। सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 बोलता क्या है? देखिए, ये है Right, sir. 184(2). ये Creditor punish, promises to vote dishonestly in favor of the repayment plan. right, sir. Now he is a creditor. Paltu is a creditor. तो कितना फाइन है? अप टू 3 times द अमाउंट एक्सेप्टेड, या इम्प्रिजनमेंट है अप टू 2 years और बोथ। सो दिस इज द पेनल्टी। Right, sir. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि मिस्टर पल्टू एग्रीज टू वोट इन फेवर ऑफ द रिपेमेंट प्लान फॉर एन अमाउंट पेड टू हिम बाय मिस्टर गर्ड। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि भाई ही हैज रिसीव्ड 5 लाख रुपीज, इसको 5 लाख मिल गए, तो बता दीजिए कितना पेनल्टी लगेगा? 15 लाख, 3 times, sir. 15 लाख, 3x. 15 लाख। हाँ, 15 लाख लग जाएगा। हम्म, और इम्प्रिजनमेंट भी होगा क्या? जेल की हाँ चक्की होगा, पड़ेगी कितनी? हो Yes, भी sir. सकता है, हो सकता है। कितना है वो? 2 साल। हम्म, ये आपका 184। हम्म, तो 184(2) में बोलता है आपको, 2 और years, sir. May extend it to 2 years, sir. हाँ, मैक्सिमम। स्टैंड टू 2 years, यस। और विद बोथ, दोनों भी हो सकते। Yes, sir. बट सपोज द अमाउंट इज नॉट क्वांटिफाइबल, अमाउंट का नहीं पता है, तो क्या होगा? फिर कितना फाइन लगेगा? Yes, sir. And ये भी with 184 में लिखा है। yes, sir. Which may extend to 3 times the amount or its equivalent of such monthly money, property or security accepted by such creditor as the case may be, or with both. प्रोवाइजो भी पढ़ लीजिए। Yes, sir. Provided that where such amount is not quantifiable, the total amount of fine shall not exceed 5 lakh rupees. ठीक है, तो Right, अगर sir. अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो फिर इस केस में क्या होगा? 5 लाख। चलिए नेक्स्ट, Right, मिस्टर sir. कबन। सर 1 मिनट, क्वांटिफाइबल नहीं होगा तो कितना बोला आपने अमाउंट? 5 लाख 5 lakhs. मतलब 5 लाख कैसे? लिखा हुआ है, 184 में लिखा है ना। अच्छा, Shall not, ओके it ओके says ओके, shall not exceed. हाँ शैल सेक्शन नॉट, 184 में प्रोवाइजो है। ओके। Yes, sir. Mr. Gaban dishonestly misappropriates a sum of rupees 10 lakh by entering fictitious expenses in books. तो अब ये है, ये कहां पर कवर्ड है? 187 187 1A मतलब मिस्टर गबन है कौन, पहले तो ये बताइए। सर बैंक्रप्सी bankruptcy ट्रस्टी, हाँ, ट्रस्टी है। तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी ने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अरे सब गड़बड़ है सर। हाँ। तो 10 लाख रुपए उसने टीचर्स वाउचर डाल दिए और पैसे निकाल लिए कंपनी से। राइट सर। तो 187(1)(a) में पेनल्टी है ये। राइट सर। कितना है? 3 times the amount of loss or up to 3 years. 3 times सर, 30 लाख। 3 years or with fine. हाँ, It cannot दोनों be और less both। than 3 times the amount of the loss caused or likely to have been caused to persons concerned on account of such contravention or with both. Provided that where such loss or unlawful Same. gain is not quantifiable, the total amount of the impost shall not exceed rupees 5 lakh 5 lakh, rupees. same है। Provided further that the bankruptcy trustee shall not be liable under this section if he seizes or disposes of any property which is not comprised to the estate of the bankrupt and at that time had reasonable grounds to believe that is entitled to seize or dispose that property. वो इम्यूनिटी गुड फेथ है ना? Right, right. अब ये अगर ये गड़बड़ करता है जैसे इसमें किया है, तो उस केस में लग जाएगा पेनल्टी। मिस्टर झाला absconds to London without informing AA, ये लंदन भाग गया, Sir. तो कौन से सेक्शन में पेनल्टी लगेगा? 186। F में दिया पढ़ सर। लीजिए एक बारी। Yes, sir. If the bankrupt
has absconded or attempts to abscond after the bankruptcy commencement date, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine, which may extend to 5 lakh rupees or with both. तो ये For the 186 purposes of this clause, a bankrupt shall be deemed to absconded if he leaves or attempts to leave the country without delivering the possession of any property which he is required to deliver to the bankruptcy trustee under section 156. ठीक है जी, तो ये Right, sir. ये भी हो गया। चलिए, और अगला है, मिस्टर बर्ड डज नॉट इन्फॉर्म द बैंक्रप्सी ट्रस्टी ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसको कुछ प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई मिस्टर बर्ड, लेकिन उसने सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ कर दिया। उसने सोचा बैंक्रप्सी ट्रस्टी को क्या पता चलेगा। Right, sir. इसके लिए कौन सी पेनल्टी है? Yes, sir. इसके लिए 6 महीने इम्प्रिजनमेंट और फाइन एक्सटेंड अप टू 5 लाख। So, if the bankrupt has failed to deliver the possession of any property comprised in the estate of the bankrupt under his possession or control, which he is required to deliver under section 156, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5 lakh rupees or with both. अब इसमें रेफरेंस किसका है? सेक्शन 156 का। तो सेक्शन 156 कौन सी बात करता है? सेक्शन 156 वही आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात करता है ना? सर एक चीज है सर, ये अमाउंट तो याद रहेगा 5 लाख 5 लाख, और उनमें जितना लॉस है उसका 3 टाइम्स। पर ये अब जैसे अगर बाहर भागेगा तो 1 साल है, और अगर देश में ही प्रॉपर्टी बेचता है तो 6 महीने। मतलब इट्स एक्चुअली टफ टू रिमेम्बर, ये टाइम रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल है। अमाउंट तो याद रह जाएगा पेनल्टी का 5-5 लाख, बट ये थोड़ा टफ है। नहीं, इसके लिए भी कुछ तरीका बनाएंगे, ऐसी क्या बात तो है? तरीका यही है, मैंने बोला ना, बाहर भागेगा तो ज्यादा पनिशमेंट है, और यहीं पे ही अगर वो प्रॉपर्टी बेच देगा सीक्रेटली तो 6 महीने, और बाहर भाग जाएगा तो डबल 1 साल, और बाकी में तो है ही 3-3 साल। लॉस करता है तो 3 साल और 3 टाइम्स। 3 साल ही है ना, या मैं गड़बड़ हो गई? अब अगला देखते हैं। Yes, sir. Mr. Jhala asked his servant to put fire to certain documents belonging to the firm so that the data is destroyed. जला दिए। ये सारे आइडियाज कैसे आ रहे हैं सर? अगर जलाएगा तो भी 1 साल है, और 5 लाख वो तो है। Which may extend to 6 months or with fine, which may extend to 5 lakh rupees or with both. 1 year। 1 year है। 1 year। 86B. Okay. Yes. हाँ, B 1 year है। गलत पढ़ा. Sorry. If the bankrupt has fraudulently has failed to provide or deliberately withheld the production of destroyed, falsified or altered his book of accounts, financial information and other records under his custody or control, he shall be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5 lakh rupees or with both. सर ऐसे याद रखेंगे कि जला दिए, परमानेंटली डिस्ट्रॉय करेंगे तो 1 साल जेल में जाओ, और अगर टेम्परेरी ओमिट करें डेलिबरेटली तो 6 महीने। वो जला है। चलिए नेक्स्ट। वो गबन का मामला क्या है सर? चलिए अगला देखिए। ठीक है। अगला सिर्फ उसने छुपाया है डेलिबरेटली। गड़बड़ झाला and co made an application under section 122, but they omitted details of certain assets deliberately in the application 186A. So if the bankrupt knowingly makes a false representation or willfully omits or conceals any material information while making an application for bankruptcy under section 122, or while providing any information during the bankruptcy process, he shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5 lakh rupees or with both. Explanation. For the purposes of clause A, a false representation or omission includes non-disclosure of the details of disposal of any property which, but for the disposal, would be comprised in the estate of the bankrupt, other than dispositions made in the ordinary course of business carried on by the bankrupt. तो अब इसमें यह है कि एक बार
याद रखने वाली बात है। तो ये चार्ट मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ आपसे, राइट सर। ठीक है। अब चार्ट में हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो इम्प्रिजनमेंट चेक कर लेनी है कि कहाँ पर 1 ईयर है, कहाँ पर 2 ईयर्स है, 6 मंथ्स भी है, तो 6 मंथ्स, 3 ईयर्स भी है। राइट सर। तो सबसे मैक्सिमम I have to पनिशमेंट किस केस understand में? what गड़बड़ they have done. हाँ, And based सब on गड़बड़ है। that, समझना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको कोशिश करिए, ट्राई टू पुट पोस्ट इन द ग्रुप कि हाउ टू रिमेम्बर। ऋतु जी आप थोड़ा कोशिश करिए, यस सर। है ना। हम्म। तो देखते हैं इसको कैसे याद करना है, बिकॉज दैट इज अ चैलेंज, याद करना तो पड़ेगा ही। भाई नहीं वो नहीं, क्या कर करेगा, लेंगे। और ही विल ये गिव यू अ क्वेश्चन। सिचुएशन, वो तो आपको हम्म। सिचुएशन दे देगा कि हम्म। पुट फायर टू सर्टेन डॉक्यूमेंट, तो बताओ कितनी पेनल्टी लगेगी। So there will be one question on this, sir. Offenses and penalties. मिनिमम, हाँ मिनिमम आएगा आएगा पक्का, ये तो आएगा। आएगा ही? कंफ्यूजन Okay. कंफ्यूजन वाला है ना सर, इसलिए तो आएगा ही। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, हाँ, 4 साल, 3 साल। they will not ask the section number, but they will ask हाँ the penalty। हाँ, मतलब सर केस कल आ परसों जाएगा। तो हाँ क्लास नहीं होगा ना? है नहीं, कल परसों? नहीं कल परसों क्लास नहीं। अभी इसमें यही है कि वो आपसे या तो पेनल्टी पूछ लेगा, या ऐसा पूछ सकता है कि मैक्सिमम पेनल्टी किस केस में है, ऐसा भी पूछ सकता है। आउट Right. ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस Mm-hmm. मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज इन विच ऑफेंस, 3-4 ऑफेंसेस के नाम दे दिए। मिनिमम पनिशमेंट किस केस में होगा, तो आपको मिनिमम भी याद रखना है, मैक्सिमम भी याद रखना है। इस तरह से एक चार्ट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है सर। है ना। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है पेनल्टीज, तो थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो याद रह जाएगा, ऐसी बात नहीं। राइट सर। बट आपको ऑफेंस याद में रखना है, देखो इसीलिए हमने ये चार्ट बना रखा है, चार्ट से कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये भी हो गया, ये तो हो ही गए सारे। ठीक है, आज की कथा यही समाप्त करते हैं। तो ठीक है। आई हैव ट्राइड टू मेक सर्टेन